हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए हम लोग रिवीजन कर रहे हैं एमसीक्यू के द्वारा, और हम लोग का टारगेट है कि प्रीलिम्स से होते होते तक उसके पहले तक हम लोग 3 से 4 क्वेश्चन को कर लेने का। अभी तक हम लोग 250 क्वेश्चन कर चुके हैं और ये हमारा क्लास नंबर 16वां है। इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं दोस्तों, मेरा नाम राहुल बरनवाल है। ठीक है, अगर आप मेरे साथ 3 से 4 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं और जो बेसिक बुक्स है उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आसानी से आपका प्रीलिम्स में एक सीट आपका कंफर्म हो जाएगा। ये 100% गारंटीड है। इसीलिए ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है उसका नाम ही है 100% गारंटीड सिलेक्शन। तो देखिए दोस्तों, एक तरफ जो पीडीएफ है वो हमारा इंग्लिश में है और दूसरी तरफ जो पीडीएफ है वो आपका हिंदी में है। ठीक, तो अभी तक हम लोग जो इसका पीडीएफ ऑलरेडी हमने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमने डाल दिया है। ठीक है, जल्द ही 1 अप्रैल के आसपास हम क्या कर रहे हैं, जितना भी स्टैटिक सब्जेक्ट्स है, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, पीएम इन्वायरमेंट के लिए पीएमएफआईएस है ना, साइंस एंड टेक के लिए आपका जो रवि अग्रवाल सर का बुक है, सारे को हम क्या कर रहे हैं, पढ़ने के बाद उसका नोट्स बना ले रहे हैं आप लोग के लिए, शॉर्ट नोट्स, ताकि आपको चीज़ों को रिवाइज करने में दिक्कत नहीं हो। लेकिन वो 1 अप्रैल के आसपास दे पाएंगे क्योंकि उसको प्रिपेयर करने में टाइम लग रहा है। ठीक है, और उसमें एनसीईआरटी भी आपका इंक्लूड होगा। वो पे एक सिंगल पीडीएफ होगा, जितना भी पेज का होगा, 700-800 पेज या 1000 पेज का, उसको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, बार बार रिवाइज कर लेते हैं, हम पढ़ा भी देंगे। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। लेकिन थोड़ा वेट कीजिए, 1 अप्रैल के आसपास हम आपको दे देंगे, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में। तो फिर भी आपके पास आराम से 50 दिन का समय भी रहेगा, तो रिवाइज कर लेंगे उसको और करवा भी देंगे। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग अभी एमसीक्यू को प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, और जो हम बोले थे आपको कि जो हमारा प्रीलिम्स के लिए सिलेबस का रिवीजन जो चल रहा है, अभी हम लोग इकोनॉमी कर रहे हैं, वो आपका आता रहेगा। और फिर 1 अप्रैल के आसपास, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में एक मैराथन वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, उसमें पूरा हर सब्जेक्ट का जो है शॉर्ट नोट्स के द्वारा आपको पढ़ा देंगे और उसी को बार बार कर लेंगे। तो वो जो शॉर्ट नोट्स है वो, और ये जो एमसीक्यू का क्लास कर रहे हैं वो, इतना बस कर लो, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, अभी आप क्या कीजिए, एमसीक्यू तो करिए ही करिए, बाकी बेसिक जो स्टैटिक बुक है उसको पढ़ते रहिए। फिर जब हम आपको फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में पढ़ाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। बोल रहे हैं विथ रेफरेंस टू द, अभी तक हम लोग 250 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। 2 सेट हमने कर लिया है 100 क्वेश्चन का, और ये तीसरा सेट है जिसे 50 क्वेश्चन हो चुका है, 250 क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों। बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द ब्लैक कार्बन कंसीडर द फॉलोइंग कार्बन स्टेटमेंट्स। ब्लैक कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है इट इज ए शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट, यह एक अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक है। दूसरा बोल रहा है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ बायोमास इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ब्लैक कार्बन, और बायोमास का अपूर्ण दहन ब्लैक कार्बन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। फिर बोल रहा है इट वार्म्स द एटमॉस्फेयर मोर देन द कार्बन डाइऑक्साइड पर यूनिट ऑफ मास। बोल रहा है वातावरण को गर्म करने का जो क्षमता होता है इसका अधिक होता है। तो देखो, ब्लैक कार्बन आप समझते हो, जैसे कालिक समझ लीजिए, है ना। जैसे हम चूल्हा हम लोग जलाते थे कोयला वाला, तो जो कालिक होता था उसको ब्लैक कार्बन बोलते थे। ठीक है, ये बताइए क्या वो लंबे समय तक रहता है? नहीं, वो पानी वानी पड़ेगा तो धूल उल के ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, या फिर कुछ समय के बाद वो अपने हवा से उड़ उड़ के चला जाएगा। इसीलिए वो जो है शॉर्ट लिव क्लाइमेट पॉल्यूटेंट है, वो कुछ दिन से लेकर कुछ सप्ताह तक रहता है। जलता कैसे है? देखो, कोयला अगर पूरा जल जाएगा तो पूरा आपको एनर्जी दे देगा। कोयला अगर इनकम्प्लीट जला, कुछ भी चीज़ अगर इनकम्प्लीट जला, बायोमास, ठीक है, तो फिर ब्लैक कार्बन हो सकता है, चाहे वो लकड़ी से हो सकता है या कोयला से या किसी भी चीज़ से जो इसमें आपको जो बायोमास के रूप में प्रयोग होता है। ठीक, इसको हम लोग सूट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूट। ठीक है, और ये PM 2.5 जो है इसमें रहता है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, और ये बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, जाहिर सा बात है, अगर ये काला है तो काला चीज़ क्या करेगा, वो अपना किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेगा, सूर्य का प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का तो कोई कलर नहीं होता, लेकिन जो ब्लैक कार्बन होता है, चूँकि वो ब्लैक कलर का होता है, इसलिए उसको अल्बिडो जो होता है उसका, मैंने आपको बताया था, अल्बिडो मतलब सूर्य का प्रकाश को रिफ्लेक्ट करने का क्षमता बहुत कम होता है, और ये सूर्य का प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेता है, एटमॉस्फेयर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ज़्यादा CO2 के तुलना में। लेकिन अच्छा बात यह है कि तुरंत कुछ समय बाद ये खत्म हो जाता है, लेकिन एटमॉस्फेयर को एब्जॉर्ब करने का जो क्षमता है इसका बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। ठीक, तो बोल रहा है ये शॉर्ट लिव क्लाइमेट पॉल्यूटेंट। ठीक है, फिर बोल रहा है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ बायोमास इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ब्लैक कार्बन, तो सही है। फिर बोल रहा है ये एटमॉस्फेयर में CO2 की तुलना में ज़्यादा गर्मी करता है, 1500 गुना ज़्यादा जो है वो गर्मी करने का इसके पास कैपेसिटी होता है, क्योंकि इसका अल्बिडो होता है वो कम होता है। तो जब यही ब्लैक कार्बन जो है आपका समुद्र के द्वारा या नदी के द्वारा जब पहुंच जाता है ग्लेशियर में या हवा के द्वारा, तो बर्फ़ के ऊपर जब चादर पे ये जम जाता है, तो ये क्या करता है, सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है बर्फ़ के ऐसे चादर पे जिस पे आपका ब्लैक कार्बन है, सूट जमा हुआ है, तो वो क्या करेगा, चूँकि आप ब्लैक चीज़ है तो एटमॉस्फेयर मतलब जो सूर्य का प्रकाश होगा उसको रिफ्लेक्ट उतना नहीं करेगा, वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब ज़्यादा करवाएगा। तो एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा तो हमारा ग्लेशियर बहुत तेज़ी से पिघलेगा। तो ग्लेशियर बहुत तेज़ी से जो पिघल रहा है उसका एक बहुत बड़ा कारण है ब्लैक कार्बन। ठीक है,
तो करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, 1 2 एंड 3 तीनों के तीनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। ठीक है, कंपोस्टिंग, बायो ऑगमेंटेशन, जैव संवर्धन, बायोपाइल्स, ठीक है, फाइटो रिमेडिएशन एंड लैंड फार्मिंग। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबव आर कंसीडर्ड एक्स-C2 टाइप ऑफ बायो रिमेडिएशन। बायो रिमेडिएशन मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, ठीक है, अगर आप एटमॉस्फेयर को या इन्वायरमेंट को ठीक करते हो तो उसको बायो रिमेडिएशन बोला जाता है। ठीक है, मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, कोई जीव जंतु के द्वारा। ठीक है, जो पोल्यूटेंट है, पोल्यूशन को कम करना है। ठीक है, तो उसको टेक्निक को हम लोग बायो रिमेडिएशन बोलते हैं। बायो रिमेडिएशन दो तरह से हो जाएगा, एक हो जाएगा जहाँ पे प्रदूषण है वहीं पे आप उसको ठीक कर लो, या फिर जो प्रदूषित पदार्थ है उसको कहीं दूसरी जगह ले जाओ और फिर वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये सब डाल के ठीक करो। तो हमको पूछा एक्स-C2 मतलब बाह्य स्थान है, बाह्य स्थान है मतलब पोल्यूटेंट है उसको दूसरी जगह पे ले जा रहे हैं, फिर यहाँ पे आप उसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो बोल रहा है इनमें से कौन सा जो चीज़ है वो आपका एक्स रिमेडिएशन का टाइप है। तो देखिए दोस्तों, जो एक्स-C2 बायो रिमेडिएशन का टाइप है, एग्जाम्पल जो है वो है, उसमें है कंपोस्टिंग। ठीक है, अभी हम बता रहे हैं क्या क्या है वो, उसके बाद बायोफाइल्स, ठीक है, और तीसरा बायोपाइल्स, और तीसरा है लैंड फार्मिंग। ये जो तीनों है मतलब 1 3 5 ये हमारा एक्स-C2 बायो रिमेडिएशन टेक्निक है। मतलब जो पोल्यूटेंट पदार्थ है उसको कहीं दूसरी जगह ले जाके फिर वहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे। अब देखो एक एक चीज़ का क्या है, जैसे कंपोस्ट बनाना आप समझते हो, जैसे केंचुआ वेचुआ डाल के हम लोग उसको पोल्यूशन फ्री करते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, जो भी आपका ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट होता है, ऑर्गेनिक जो जैविक पदार्थ प्रदूषक होता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम डालते हैं। ठीक है, और उसका टेम्परेचर 40 से 50 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करते हैं। तो वो क्या करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है वो आपका बायो जो हमारा ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट है, जैविक जो प्रदूषक है उसको सड़ा गला देता है। ठीक, तो ये कंपोस्टिंग है, मतलब वो चीज़ को वहाँ से उठा के कहीं दूसरी जगह ले जाओ, फिर वहाँ पे आप उसको खाद बनाओ या वो करो। ठीक है, ये हो गया एक्स-C2। उसके बाद बायोपाइल्स, बायोपाइल्स भी क्या होता है दोस्तों, ठीक है, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, इसमें मिट्टी का एक ढेर बनाते हैं। ठीक है, और वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो है आपको ठीक करते हैं। और ये जनरली जो पेट्रोलियम जो कंसंट्रेशन होता है सॉइल में उसको कम करने के लिए ये तरीका जो है किया जाता है, उसको बोलते हैं बायोपाइल्स। ठीक, उसी तरह लैंड फार्मिंग है, लैंड फार्मिंग वही है, लैंड का ट्रीटमेंट है। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, एरोबिक जो है, तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जो मिट्टी विट्टी जो ज़मीन होता है, ठीक है, उसमें एरोबिक बायो रिमेडिएशन कराते हैं, मतलब बैक्टीरिया डालते हैं। ठीक है, ताकि उसका जो ऑर्गेनिक जो वेस्ट है उसका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसका क्या हो, सड़े गले और हमारा पोल्यूशन वो कम हो। ठीक है, इसके लिए हम लोग जैसे उसमें न्यूट्रिएंट ये सब भी डालते हैं, चूना वूना ये सब बहुत सारा चीज़ उसमें डालते हैं। ठीक है, तो 1 3 5 जो हो गया वो मतलब एक्स-C2 हो गया। अगर हम बायो ऑगमेंटेशन का बात करेंगे तो बायो ऑगमेंटेशन क्या होता है, जहाँ पे पोल्यूटेंट है उस पोल्यूशन वाला पदार्थ को कहीं दूसरी जगह पे हम लोग नहीं लेके जाते हैं, वहीं पे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है, ठीक है, वहीं पे हम लोग क्या करते हैं, बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाते हैं और उसको मतलब पोल्यूशन को ठीक करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं बायो ऑगमेंटेशन। तो ये क्या है, ये इन-C2 है, स्वस्थाने है, बाह्य स्थाने नहीं है। ठीक, उसी तरह से फाइटो रिमेडिएशन, फाइटो का मतलब, फाइटो मतलब होता है हीट। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, और फाइटो का मतलब प्लांट भी होता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लांट का प्रयोग करते हैं ताकि जो भी सॉइल में या मिट्टी में या पानी में जो कंटेमिनेंट है, प्रदूषक है, उसको ठीक से किया जा सके। ठीक है, समझ में आया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और फिर उसमें जो मेटल होता है, अच्छा मेटल धातु होता है, वो भी प्राप्त करते हैं फाइटो रिमेडिएशन टेक्निक के द्वारा। तो बायो ऑगमेंटेशन और फाइटो रिमेडिएशन क्या है, इन-C2 है, बाकी कंपोस्टिंग, बायोपाइल्स और लैंड फार्मिंग क्या है, एक्स-C2 है, मतलब बाह्य स्थान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए सिग्नेटरी ऑफ द फर्स्ट लीगली बाइंडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी ट्रीटी रिसेंटली साइंड इन विल्नियस लिथुआनिया। ठीक है, हाल ही में जो है एक आपका कानूनी रूप से बाध्यकारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा संधि हुआ है, तो कौन सा उसमें साइन नहीं किया है। जाहिर सा बात है, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सा देश साइन उसको करेगा, जो इसमें बहुत ज़्यादा हाई फाई होगा। ठीक है, इंडिया जो है अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत पीछे है, तो जाहिर सा बात है अमेरिका, यूके और EU ये जो है तीनों एक जैसा देश है, तीनों क्या है, डेवलप्ड देश। ठीक है, और इंडिया क्या है, डेवलपिंग देश। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं, कोई स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकते हैं कि भाई जो सेम चीज़ देश रहेगा वो एक साथ रहेगा। ठीक है, और जो जैसे इंडिया डेवलपिंग है तो जाहिर सा बात है इंडिया वैसा चीज़ को साइन नहीं करेगा जो बहुत ही ज़्यादा लीगली बाइंडिंग होगा, मतलब मानना ही पड़ेगा अगर साइन करने के बाद। ठीक है, लेकिन वहाँ कुछ अगर बोल बचन टाइप का बात होगा कि हाँ हम कम करेंगे, कोई बिना बिना टारगेट का कोई एग्रीमेंट होगा, ट्रीटी होगा, तो इसको इंडिया जो है वो साइन कर लेता है। ठीक है, तो ये जो हमारा फ्रेमवर्क है
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, वो आपका ह्यूमन राइट्स पे भी है और डेमोक्रेसी पे भी है, रूल ऑफ लॉ भी पे भी ये है। ठीक है, इसको जो है लेके आया कौन है, काउंसिल ऑफ यूरोप इसको लेके आया है और साइन हुआ है ये विल्नियस और लिथुआनिया में। ठीक है, कोई भी कंट्री अगर इस फ्रेमवर्क को ज्वाइन करता है, ठीक है, तो वो और इस ट्रीटी को बनाने के लिए जो है, ठीक है, तो उसको इस ट्रीटी के एग्रीमेंट का बात को मानना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, इसको बनाने में योगदान किसका है, जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, मैक्सिको, उरुग्वे से भी लिया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो याद क्या करना है कि इंडिया ने साइन नहीं किया। ये पहला जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके आपका एक ट्रीटी है, यूनाइटेड नेशंस इसका कोई दूर दूर तक रिलेशनशिप नहीं है, ये सब आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर है 54, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म ग्रीन हसिंग ऑफन सीनी न्यूज। तो ग्रीन हसिंग जो है हाल ही में जो न्यूज़ में समाचार पत्रों में देखा जाता है, उसका क्या मतलब होता है। तो ग्रीन हसिंग उसको तब होता है दोस्तों, जब कोई भी कंपनी जो है वो ये दिखाता है कि हम इन्वायरमेंट के गोल को जो है या अचीवमेंट को उतना ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसको ग्रीन हसिंग बोलते हैं। ठीक, भले वो फॉलो कर रहा होगा लेकिन पब्लिक को ये दिखाएगा हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई कंपनियां जो है दिखाएगी कि ये चीज़ ग्रीन है, मान लो कोई प्रोडक्ट बना रहा है, मैगी ग्रीन चीज़ों से बना है, मतलब इन्वायरमेंट को उतना पोल्यूट नहीं किया है, तो लोग जनरली कुछ लोग सोच सकते हैं कि भाई ये ग्रीन चीज़ मतलब ऑर्गेनिक बना होगा, मतलब इसका क्वालिटी जो होगा वो ख़राब होगा। ठीक है, प्लस अगर कोई ग्रीन दिखाएगा चीज़ दिखा देगा और कोर्ट में अगर कल को लेके कोई मैटर हो जाता है तो फिर उसको इन्वायरमेंट का कॉस्ट भी जो है वो देना पड़ेगा। इसीलिए कुछ कंपनियां जो है जानबूझ के जो है ग्रीन हसिंग करती है। ग्रीन हसिंग का मतलब जब कंपनी ये दिखाती है कि हम इन्वायरमेंट के प्रति जो है, इन्वायरमेंट के लक्ष्यों के प्रति या उसके कमिटमेंट के प्रति या अचीवमेंट के प्रति हम जो है अंडर रिपोर्ट मतलब कर रहा है लेकिन कम दिखा रहा है। ठीक है, उसको ग्रीन हसिंग बोला जाता है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि कंपनी एग्जैगरेटिंग देयर एनवायरमेंटल अचीवमेंट टू गेन पब्लिक अप्रूवल, कि कंपनियां सार्वजनिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए अपनी पर्यावरण उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है, नहीं बढ़ा चढ़ा कर नहीं दिखाती है, कम करके दिखाती है। ठीक है, स्टेटमेंट भी देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कंपनी डिलिबरेटली विथ होल्डिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर इन्वायरमेंटल गोल्स एंड अचीवमेंट्स, कंपनियां जानबूझकर अपने पर्यावरण के बारे में जानकारी जो है, लक्ष्य और उपलब्धियां छिपा कर रखती है। तो ये एकदम सही है। फिर नेक्स्ट है, बोल रहा है कंपनी रिमेनिंग न्यूट्रल इन द एनवायरमेंटल डिबेट, ऐसा कुछ वो बात नहीं है। कंपनी अंडर रिपोर्टिंग कार्बन एमिशन टू अवॉइड रेगुलेटरी पेनल्टी, तो ये भी नहीं है। तो आपको समझ में आ गया कि 54 का आंसर क्या होगा, बी। तो ग्रीन हाउसिंग क्या है, जब कंपनी जानबूझ के जो है अपना इन्वायरमेंट के प्रति लक्ष्य को या उपलब्धि को कम दिखाती है, उसको ग्रीन हाउसिंग बोलते हैं। एक टर्म होता है ग्रीन वॉशिंग होता है। ग्रीन वॉशिंग क्या होता है, जब कंपनी ये दिखाती है कि कोई भी जो उसका प्रोडक्ट है वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट उतना करके नहीं बनाया गया है। जैसे मान लीजिए अभी ये दिखा, मान लो हमको पता है कि सिगरेट बन रहा है, ठीक है, तो सिगरेट किससे बनता है, पेपर से, और पेपर किससे बनता है, लकड़ी से। लेकिन अगर कंपनी ये दिखाए कि भाई देखो सिगरेट में है ना, हम लोग जो बाहर का पेपर लकड़ी का यूज हुआ है, पेपर मतलब लकड़ी से बना है, लेकिन इसमें जो है ये बायोडिग्रेडेबल है, इस तरह से कुछ दिखा दे कि वो हम ये दिखा रहे हैं कि भाई इन्वायरमेंट के प्रति फ्रेंडली प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, भले इन्वायरमेंट को लॉस करके बना रहे हैं, तो उसको ग्रीन वॉशिंग बोलते हैं। मतलब सब चीज़ को ग्रीन ग्रीन करके दिखाना, लेकिन अंदर में कुछ और हो रहा है, उसको ग्रीन वॉशिंग बोला जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग सेक्टर, निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार करो। एग्रीकल्चर है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज है, एक्सपोर्ट क्रेडिट है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, कृषि, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, निर्यात, ऋण, सामाजिक अवसंरचना और नवीकरणीय ऊर्जा। बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव कैटेगरी आर इंक्लूडेड इन द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग PSL नॉर्म्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा जो है प्राथमिक क्षेत्र ऋण जो है PSL प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग उसमें आता है। ठीक है, देखो RBI क्या करता है दोस्तों, बैंकों को बोलता है जितना भी आप लोन दे रहे हो उसका 40% जो है, जितना भी आपको लोन आप दे रहे हो उसका 40% आप जो है प्रायोरिटी सेक्टर पे देना है आपको, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पे। ठीक है, इसमें जो है टोटल हमारा 8 कैटेगरी आते हैं प्रायोरिटी सेक्टर में। कौन कौन सा आता है, जैसे यहाँ तो 5 दिया है, एग्रीकल्चर है, MSME है, एक्सपोर्ट है, और याद रखो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज तीनों है। ठीक है ना, एक्सपोर्ट है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी। इसके अलावा 7वां जो है हमारा एजुकेशन, शिक्षा है, मतलब छठा क्या है, एजुकेशन, और 7वां जो है वो हमारा हाउसिंग। ठीक है, और 8वां जो है वो अदर्स, बाकी जो चीज़ नहीं रहेगा वो इसमें रहेगा। तो इसको बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर। टोटल 8 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, इसमें बोला गया है कि सभी बैंक, चाहे वो डोमेस्टिक हो या विदेशी बैंक हो, जितना भी लोन दे रहे हैं उसका 40% आपको प्रायोरिटी सेक्टर, मतलब ये 8 जो कैटेगरी है उनको देना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
आपको पता है पेमेंट बैंक जो है वो लोन तो दे ही नहीं पाएगा, तो उसके लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नहीं है। इसके अलावा रीजनल रूरल जो बैंक है उसके लिए कितना है भाई, उसके लिए 75% के आसपास है। और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके लिए भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कितना है, लगभग 75% के आसपास है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक और रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और लघु वित्त बैंक के लिए कितना है 75%। बाकी बैंकों के लिए जिसका भारत में शाखा है ना 20 या 20 से अधिक विदेशी बैंक का, उसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सबके लिए 40%, ठीक है। और डोमेस्टिक बैंक जो है उसका कितना भी भारत में शाखा है ठीक है, उसके लिए भी 40% है। और जो हमारा है पेमेंट बैंक, उसको चूँकि वो लोन दे ही नहीं सकता तो उसके लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है ही नहीं, ठीक है। 55 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर है 56, पूरा विथ रेफरेंस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ टील कार्बन, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टील कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है। बोल रहा है इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम सोर्सेज सच एज वाइल्ड फायर एंड फोसिल फ्यूल कंबस्शन। बोल रहा है यह कार्बनिक पदार्थों के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होता है, जैसे ठीक है, राइट। और वो पदार्थ कहाँ से आता है, वो जंगल की आग और जीवाश्म ईंधन जैसे स्रोत से आते हैं। दूसरा बोल रहा है रीस्टोरिंग द डिग्रेडेड वेटलैंड्स कैन हेल्प इन इंक्रीजिंग टील कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। बोल रहा है कि अगर हम छीन हो चुकी आर्द्र भूमि को बहाल करने से कार्बन अवशोषण बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहायक मिल सकती है, ठीक है। मतलब अगर हम वेटलैंड को ठीक कर रहे हैं तो उससे हमारा कार्बन स्टोर होगा और हमारा क्लाइमेट चेंज से बच पाएंगे, ठीक। तो ये तो जनरल स्टेटमेंट, इसमें कोई डाउट ही नहीं। अगर आपको पता है वेटलैंड में क्या होता है, बहुत सारा पेड़ पौधा ये सब रहता है, तो अगर हम वेटलैंड को ठीक कर लेंगे, मिट्टी को भी ठीक कर लेंगे, तो मिट्टी भी बहुत सारा कार्बन को स्टोर करके रखती है और हमारा क्लाइमेट चेंज जाहिर सा बात है वो कम हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये तो जनरल सा स्टेटमेंट हमारा है, ठीक है, ये वाला। अगर दूसरा स्टेटमेंट सही है तो हमारे पास ये ऑप्शन और ये ऑप्शन चला गया। अब हमको चेक करना है पहला सही है या नहीं। तो बोल रहा है टील कार्बन जो है वो प्रोड्यूस होता है कैसे, ठीक है। तो टील कार्बन देखो दोस्तों, एक आपका कलर बेस्ड टर्मिनोलॉजी है। तो देखिए दोस्तों, कार्बन को जो है ना अलग अलग टाइप में हम लोग बांटे हैं। जैसे बोलते हैं ब्लू कार्बन, ब्लू कार्बन कहाँ रहेगा, वो समुद्र उमुद्र में रहेगा, ठीक है, राइट, झील वील में रहता है। एक होता है टील कार्बन। टील कार्बन क्या है, जो कार्बन हमारा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम मतलब ताज़ा पानी का जो स्रोत में रहेगा, जैसे नदी है, झील है, वेटलैंड है, तो उसको टील कार्बन बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद एक होता है ब्राउन कार्बन। ब्राउन कार्बन क्या होता है, जब आप लकड़ी उकड़ी जलाते हो तो उससे जो आपका बायोमास जलाने से जो कार्बन निकलता है वो उसका ब्राउन कार्बन होता है। एक ब्लैक कार्बन होता है, वो भी उसी टाइप का होता है जो आपको कोयला वोयला जलाने से होता है। तो कार्बन को हम लोग अलग अलग कलर के आधार पर डिवाइड कर देते हैं कि ब्लैक कार्बन, ब्राउन कार्बन, ग्रीन कार्बन, ब्लू कार्बन, ठीक है। अब ग्रीन कार्बन क्या होगा, जो पेड़ पौधा स्टोर करके रखता है उसको ग्रीन कार्बन बोला जाता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो वो ग्रीन कार्बन समझ में आ रहा है। तो ये थोड़ी है, ये बोल रहा है कि कार्बनिक पदार्थों का पूर्ण दहन से उत्पन्न होता है। ये तो ब्लू कार्बन और आपका ये तो आपका ब्लैक कार्बन और ब्राउन कार्बन है ना, पहला स्टेटमेंट, राइट, समझ में आ रहा है। तो पहला गलत है, तो ये भी स्टेटमेंट चला गया। आंसर जो होगा 2 ओनली, ठीक है। टील कार्बन क्या हो गया, जो कार्बन आपका ताजे पानी के स्रोत में रहता है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में रहता है, उसको रिवर, जैसे रिवर या लेक या वेटलैंड आर्द्र भूमि, उसको हम लोग टील कार्बन बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ब्राउन कार्बन क्या हो गया, जो मतलब जो डांबर वांबर जलाने से होता है ना, उसको ब्राउन कार्बन बोलते हैं। कोयला उला जलाने से, फॉरेस्ट फायर से, उसको हम लोग ब्लैक कार्बन बोलते हैं, ठीक है। ब्लू कार्बन आपको नदी में रहता है, ठीक है, समुद्र में रहता है। और ग्रीन कार्बन आपको इसमें रहता है। और टील कार्बन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में रहता है, बस। तो 56 का आंसर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैसल कन्वेंशन। बैसल कन्वेंशन जो है वो किसका है, हजार्डस जो वेस्ट होता है उसका जो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट होता है। मतलब एक देश जो है, मान लो कोई पोल्यूटेंट हजार्डस केमिकल्स पोल्यूट या वेस्ट को प्रोड्यूस किया, अब उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, क्या वो दूसरे देश को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा, नहीं तो उस देश उससे क्या होगा, दूसरे देश में बीमारी फैलने लगेगा, नुकसान पहुँचाएगा। तो उसको डील करने के लिए बासल कन्वेंशन जो है वो साइन हुआ था, ठीक है। बासल कन्वेंशन जो है वो आपका 22 मार्च 1989 को जो है एडॉप्ट हुआ था और ये लागू होता है 1992 में। किससे रिलेटेड है, जो आपका ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट होता है हजार्डस वेस्ट का, ठीक है। इसका उद्देश्य खतरनाक अवशिष्टों की सीमा पार आवाजाही को नियंत्रण करना और उसका निपटान करना है। तो ये जो है स्टेटमेंट सही है। 1982 में आया था और 1992 से लागू हुआ। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ जो बासल जगह है वो कहाँ पे है। तो इसमें सभी तरह का वेस्ट कवर है, लेकिन ना जो रेडियो एक्टिव जो वेस्ट होता है, रेडियोधर्मी जो वेस्ट होता है ना, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से ये सबसे निकलता है, वो इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये एकदम सही है, कोई इसमें डाउट नहीं है। तो बोल रहा है कौन सा कथन सही है, तो दोनों के दोनों कथन सही है।
इसमें आप देख सकते हैं वेस्ट को जो है अलग अलग टॉक्सिसिटी, कोरोसिविटी, आग लगने के रिएक्टिविटी के आधार पर अलग अलग बांटा गया है ना। और इसमें कौन कौन सा वेस्ट कवर है? क्लिनिकल वेस्ट, क्लिनिक का जो वेस्ट होता है, माइनिंग का वेस्ट, इंडस्ट्री का वेस्ट, एग्रीकल्चर का वेस्ट, एंड ऑफ लाइफ इक्विपमेंट, मतलब कोई सामान जब ख़त्म हो जाता है तो वो भी एक तरह का वेस्ट बन जाता है, तो उसका उसका वेस्ट, एस्बेस्टस, पीसीबी इक्विपमेंट, स्टॉक पाइल्स, बैटरी, ई वेस्ट, शिप्स, सारा कवर है। लेकिन इसमें आपका जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है ना, रेडियोधर्मी वेस्ट है, वो इसमें शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर आपको पता चल गया, ठीक है, कि दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है। तो 57 का आंसर सी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल रीजन्स फॉर द रिसेंट श्रिंकिंग ऑफ द कैस्पियन सी। कैस्पियन सी जो है वो हाल ही में सिकुड़ रहा है, उसके पीछे क्या क्या कारण है देखते हैं। बोला लॉस ऑफ वाटर इन द ट्रिब्यूटरी ऑफ सी। तो मान लो कैस्पियन सी है, उसमें बहुत सारी नदी जो है वो जाती है। अगर इन नदियों का पानी अगर कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है इसमें पानी भी कम जाएगा। तो ये नॉर्मल स्टेटमेंट है, ठीक है, लॉजिक के आधार पे सही है। फिर लो रेनफॉल इन द रीजन, हाँ पानी कम होगा तो नदी में पानी कम होगा या झील में पानी कम होगा, तो ये भी ठीक है, कोई इसमें डाउट नहीं है। फिर राइज इन द टेम्परेचर इन द रीजन, दोस्तों पानी अगर टेम्परेचर इस एरिया का बढ़ेगा तो पानी गर्म होगा ज़्यादा, वो क्या होगा, पानी उसका वाष्प बन के इवापोरेशन होगा, तो ये भी सही है। तो तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। देखो कैस्पियन सी जो है वो 5 देश से घिरा हुआ है, ठीक है, RKT आप याद कर सकते हो, रसिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान एंड अजरबैजान। अभी आपको मैप दिखा रहे हैं, बहुत सारी जो नदी है वो आपका कैस्पियन सी में जाती है, जैसे वोल्गा नदी है, ठीक है, जैसे यूराल नदी है। दोनों नदी जो है आपका रूस में निकलती है और कैस्पियन सी में जाती है, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, रूस ने जो हमारा यूराल नदी है उसमें बहुत सारा डैम बना दिया, जिसके कारण बहुत कम पानी नदियों का उसमें जाने लगी है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए कैस्पियन सी, तो देखिए दोस्तों ये कैस्पियन सी हमारा आपको है, ठीक है। इसमें अगर कंट्री देखेंगे तो ये देखिए रसिया है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये है ईरान और ये है आपका अजरबैजान। 5 देश इसको बाउंड्री शेयर करता है। इसमें जो नदी गिरती है देखो, यूराल नदी है, वोल्गन नदी है, इसके अलावा यहाँ से कुरु नदी आती है और इधर से एक आपका अरास नदी आती है, दोनों मिलती है और यहाँ पे जाके गिर जाती है, ठीक। इसके अलावा एट्रक नदी है, तो ये सारे नदी है कैस्पियन सी में, ठीक है, क्लियर। तो कौन कौन सा कंट्री है, रसिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान एंड अजरबैजान। याद रखिए आर्मेनिया नहीं है, अजरबैजान है, और ये कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान नहीं है। और ये क्लॉक वाइज है, देखो रसिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और यहाँ पे आपका अजरबैजान। और याद आपको रखना कि कैस्पियन सी जो है वो विश्व का सबसे बड़ा सी है। अगर इनलैंड सी का बात करें, इनलैंड मतलब जो ज़मीन के अंदर है, ज़मीन के अंदर मतलब चारों तरफ से जो ज़मीन से जो घिरा हुआ है, जो खुला हुआ नहीं है, वैसा सी सबसे बड़ा कौन सा है, कैस्पियन सी। और कैस्पियन सी जो है वो ताज़ा पानी का झील है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो ताज़ा पानी का सबसे बड़ा इनलैंड झील कौन सा होगा, इनलैंड वाला, वो है कैस्पियन सी। क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 59, 58 का हो गया डी। बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है फोटोकेमिकल स्मॉग टेंड्स टू परसिस्ट लॉन्गर ड्यूरिंग टेम्परेचर इन्वर्सन कंडीशंस। बोल रहा है प्रकाश रासायनिक धुंध तापमान व्युत्क्रमण की स्थिति में लंबे समय तक बनी रहती है। और दूसरा है कि टेम्परेचर इन्वर्सन ट्रैप्स कूलर एयर एलॉन्ग विथ पोल्यूटेंट नियर द ग्राउंड। बोल रहा है टेम्परेचर इन्वर्सन जब होता है तो पोल्यूटेंट जो होता है वो लंबे समय तक ज़मीन में फंस जाते हैं। देखो फोटोकेमिकल स्मोक कब होता है, सबसे पहले देखिए जो स्मोक होता है वो 2 चीज़ का मिक्सचर है। स्मोक मतलब धुआं, धुंध, गंदगी और फॉग, ठीक, उसको स्मोक बोलते हैं। SM और OG ले गया स्मोक। स्मोक 2 टाइप का होता है, एक को बोलते हैं क्लासिकल स्मोक, क्लासिकल स्मोक, ठीक है, इसको हम लोग लंदन स्मोक भी बोला जाता है क्योंकि ये ठंडे एरिया में रहता है, बनता है मतलब। और दूसरा होता है फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल, जो फोटोकेमिकल स्मोक होता है वो गर्म एरिया में मिलता है, ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर अधिक है, इसको ट्रॉपिकल स्मोक भी बोला जाता है। और क्लासिकल स्मोक को लंदन स्मोक भी बोलते हैं हम लोग हैं। फोटोकेमिकल स्मोक कब बनता है, देखो क्लासिकल स्मोक के लिए आपको सल्फर डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, किसकी, सल्फर डाइऑक्साइड की। वहीं अगर फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में बात करेंगे तो ये तब बनता है जब नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, रिएक्ट करता है वोल्टेइक ऑर्गेनिक हमारा कंपाउंड VOC के साथ और सनलाइट के प्रेजेंस में। तो सनलाइट बहुत ज़रूरी है फोटोकेमिकल स्मोक के लिए बनने में, ठीक है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये सब कहाँ से मिलता है, गाड़ी वाड़ी से ईंधन के रूप में जब जलता है ईंधन तो निकलता है, या फिर और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कब निकलता है, हाइड्रोकार्बन जब जलेगा तो आपको उड़ने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। तो ये
और कहाँ बनता है ये हमारा जहाँ पे गर्मी वाला एरिया रहता है वहाँ पे बनता है, और लोअर एटमॉस्फेयर में ये आपको बनता है। ठीक है, लोअर एटमॉस्फेयर में, और इंडिया में भी ये बनता है लोअर एटमॉस्फेयर में। ठीक है, मतलब ट्रोपोस्फेयर में आपको बनेगा। ठीक, तो देखो जब अब देखो हमको दिख रहा है कि यार कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोल्टेइक ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए। तो जब भी टेम्परेचर इन्वर्सन होता है, जनरली क्या होता है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो एटमॉस्फेयर में, वैसे वैसे ऊपर का टेम्परेचर ठंडा होता रहता है और नीचे का टेम्परेचर हॉट होता है, हॉट और कोल्ड। लेकिन उल्टा हो जाए कि जब कि नीचे का टेम्परेचर ठंडा रहे एटमॉस्फेयर में, कोल्ड, और ऊपर का टेम्परेचर गर्म रहे, हॉट रहे, तब इस कंडीशन को टेम्परेचर इन्वर्सन बोलते हैं। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो एटमॉस्फेयर में, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, घटने के बजाय बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन को टेम्परेचर इन्वर्सन बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब नीचे आपका ठंडा हवा रहेगा तो ठंडा हवा भारी होता है, तो उसमें अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड ये सब फंस गया, या वोल्टेइक ऑर्गेनिक कंपाउंड ये सब फंस गया दोस्तों, तो वो निकल नहीं पाएगा, और हमारा जो फोटोकेमिकल स्मोक है वो लंबे समय तक अगर यहाँ पे बना हुआ है तो वो बना रहेगा। समझ में आ रहा है, राइट? तो बोल रहे, इसीलिए आप देखोगे कि ठंड के मौसम में दिल्ली विल्ली में फोटोकेमिकल स्मोक बहुत बनता है। सनलाइट तो रहेगा ही, लेकिन टेम्परेचर इन्वर्सन हो जब होता है, क्यों होता है टेम्परेचर इन्वर्सन? टेम्परेचर इन्वर्सन होने का बहुत सारा कारण है ना। जैसे आपने पढ़ा भी होगा एनसीईआरटी में, हमने पढ़ाया भी है आपको। 3-4 कंडीशन है। पहला, जब हमारा आपको मैप से हम दिखा देते हैं, मतलब डायग्राम से देखिए टेम्परेचर इन्वर्सन क्या हुआ। जब आप जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में आप जा रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ रहा है घटने के बजाय, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्सन। इसको नेगेटिव लैप्स रेट भी बोला जाता है। जब ऊपर का लेयर गर्म रहेगा और नीचे लेयर ठंडा रहेगा। टाइप सी इसका होता है जैसे रेडिएशन इन्वर्सन, जिसमें ग्राउंड सरफेस बहुत ही तेज़ी से हीट अपना छोड़ता है तो ठंडा हो जाता है नीचे का लेयर। फिर अपर एटमॉस्फेयर इन्वर्सन, ऊपर का एटमॉस्फेयर में इन्वर्सन होता है। फ्रंटल इन्वर्सन, जब कोल्ड आपका एयर करंट, वार्म एयर करंट मिलता है, तो कोल्ड एयर करंट जो कि भारी होता है वो तेज़ी से नीचे आता है और वार्म एयर करंट को हटा देता है, तो नीचे का लेयर ठंडा, ऊपर का लेयर गर्म रहता है, तो उसको टेम्परेचर इन्वर्सन बोलते हैं। वैली इन्वर्सन भी होता है। वैली इन्वर्सन क्या होता है? जैसे देखो ये हमारा पहाड़ है, ठीक है, ये वैली हो गया, ये पीक हो गया, तो ऊपर का जो लेयर है दोस्तों, ये रात में बहुत गर्म हो जाता है, सॉरी ठंडा हो जाता है। तो ठंडा होने के कारण हवा जो होता है यहाँ पे ठंडा होने के कारण ये नीचे लुढ़क जाता है। ठीक है, नीचे लुढ़क जाता है, तो ये यहाँ का जो गर्म हवा होता है वो उसको ऊपर कर देता है और नीचे ठंडा हवा हो जाता है। तो नीचे कोल्ड हो गया, ऊपर हॉट हो गया, ये टेम्परेचर इन्वर्सन। उसी तरह से ये है आपका सरफेस इन्वर्सन, ये भी उसी टाइप का है। ठीक है, राइट। सरफेस इन्वर्सन मतलब जब बहुत ही ज़्यादा ठंडा वाला एरिया रहेगा, लंबा लंबा रात जो होगा बहुत लंबा होगा, कोल्ड विंटर में, विंटर बहुत कोल्ड होगा, लंबा और लंबा होगा, तो नीचे का जो ज़मीन है वो रात में बहुत ही ज़्यादा ठंडा होगा। ठीक है, और जैसे ही सूर्य उगेगा तो उतना ज़्यादा ये अपना हीट को बाहर नहीं दे पाएगा, और अभी भी ये सुबह में ही ठंडा रहेगा, और ऊपर का लेयर हॉट रहेगा। क्यों? नीचे का है ज़्यादा ठंडा है क्योंकि ये ज़मीन के साथ कांटेक्ट में है, तो तुरंत ज़मीन, चूँकि रात बहुत लंबा हो रहा है तो ज़मीन बहुत ठंडा हो गई, तो उसके ऊपर जो हवा है वो भी ठंडी हो गई और तुरंत गर्म नहीं हो पाती है। लेकिन ऊपर का लेयर जो है वो चूँकि ज़मीन से दूर है तो उतना ज़्यादा वो ठंडा नहीं हो पाता, और अपना और वो जो है अपना हीट को क्या करता है, उतना लूज नहीं कर पाता है। ठीक है, और वो गर्म का गर्म ही रह जाता है। ठीक है, और नीचे ठंडा, तो ये टेम्परेचर इन्वर्सन हो। जनरली दिल्ली में जो ये होता है ये इसी कारण से होता है, जब विंटर बहुत ज़्यादा होता है और लंबा लंबा नाइट होता है और हवा बहुत शांत बहता है, धीरे धीरे नहीं तेज़ी से नहीं बहता। तेज़ी से हवा बहेगा तो क्या होगा, हीट को डिस्टर्ब कर देगा, है ना, और गर्म हवा को दूर फेंक देगा, तो ठंडा हवा को भी दूर फेंक देगा। तो जब वेदर बहुत शांत होगा, लंबा रात होगा, ठंडा होगा, तो उसमें जो प्लेन एरिया होता है, खासकर दिल्ली, ये सब, वहाँ पे आपका टेम्परेचर इन्वर्सन के द्वारा फोटोकेमिकल स्मोक का, और जो फॉग आप देखते हो ना दिल्ली में ठंडा में, तो वो निर्माण होता है। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है, तो ये भी सही है कि फोटोकेमिकल तब होता है जब आपका लंबा टेम्परेचर रहता है और टेम्परेचर इन्वर्सन के समय होता है। क्यों टेम्परेचर इन्वर्सन के समय ज़्यादा होता है? क्योंकि टेम्परेचर इन्वर्सन में जो पोल्यूटेंट होता है वो ज़मीन पे फंस जाता है और ऊपर नहीं उड़ पाता है, तो उसको मिल जाता है नाइट्रोजन, और VOC आसानी से बन जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है हमारा सही है। तो बोल रहा है बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट, एंड 2 जो है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है 1 का, तो ये आंसर जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर हम 60 की तरफ मूव करते हैं। बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू द इंटरनेशनल इनिशिएटिव एम्ड एट रिड्यूसिंग द मैरीन पोल्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, तो समुद्री प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से निम्नलिखित जो पहल है उसके बारे में हमारा प्रश्न है। ठीक है, तो पहला बोल रहा है कि मार्पोल कन्वेंशन ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। मार्पोल जो कन्वेंशन है इसका फुल फॉर्म ही है मैरीन पोल्यूशन। तो मैरीन पोल्यूशन जो समुद्र, जो मैंने आपको बताया कि 2000 kg
2000 टन का अगर अधिक ऑयल कोई लेके जा रहा है तो उसको प्रीमियम लेना ही पड़ेगा, है ना। ऑयल प्रीमियम जो मैंने आपको बताया था, इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी सबके लिए, सब जहाज़ के लिए लागू होगा। लेकिन हाँ, कोई जहाज़ अगर आपका यूज हो रहा है युद्ध में, डिफेंस के लिए, तो उसमें वो लागू नहीं होता है, ठीक है। ये सब मैंने आपको बताया था। तो समुद्र में जो जहाज़ लेके तेल लेके जाता है, उससे अगर कोई रिसाव होता है, उसके कारण पोल्यूशन होगा, तो उससे उनको रोकथाम करने के लिए मेरीन जो मार्पोल जो है कन्वेंशन है, मार्पोल कन्वेंशन आईएमओ के अंदर में है, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल मैरीन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये 1973 में आया था। तो ये एकदम सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मतलब पहला सही है, तो ये ऑप्शन जो है वो चला गया, क्योंकि हमको पूछा है कि कौन सा करेक्ट मैच है। उसके बाद बोल रहा है लंदन कन्वेंशन। देखो लंदन कन्वेंशन जो है ये भी आपका मैरीन पोल्यूशन है। ये तो होता है जैसे मान लो वेस्ट जो होता है, तो जो वेस्ट को समुद्र में कोई डंप ना कर, समुद्र में डाल ना दे, उसको रोकथाम करने के लिए 1996 में लंदन हमारा जो है कन्वेंशन हुआ था, जिसमें कंट्री को बोला जाता है कि मिलजुल के भी और इंडिविजुअल रेट से भी ओशियन को हम लोग बचा के रखेंगे, पोल्यूशन उसका हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो समुद्र में जो वेस्ट है उसको डंपिंग से रोकने के लिए लंदन कन्वेंशन है 1996 में हुआ था। तो दूसरा भी हमारा सही है, तो ये ऑप्शन चला गया, क्योंकि इसमें दूसरा नहीं है। तीसरा बोल रहा है नैरोबी कन्वेंशन, बोल रहा है टू प्रिवेंट न्यूक्लियर एक्टिविटी इन द कोस्टल रीजन, कोस्टल क्षेत्रों में न्यूक्लियर एक्टिविटी को रोकने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए नैरोबी कन्वेंशन नहीं है। नैरोबी कन्वेंशन है कि कैसे हम लोग जो है, जो हमारा वेस्टर्न इंडियन ओशियन है, नैरोबी कहाँ है आपका, आपको बताइए। नैरोबी आपका ये हमारा अफ्रीका है, यहाँ पे है नैरोबी, ठीक है। नैरोबी केनिया। तो ये हमारा इंडियन ओशियन है पूरा। तो जो वेस्टर्न इंडियन ओशियन है, पश्चिमी जो हमारा हिंद महासागर है, वहाँ के कंडीशन को ठीक करने के लिए ये वाला कन्वेंशन था, ना कि न्यूक्लियर एक्टिविटी को कोस्टल रीजन में रोकने के लिए। तो ये नैरोबी का जो कन्वेंशन है वो एक साझेदारी है, जिसमें सरकार है, सिविल नागरिक ग्रुप है, सिविल सोसाइटी और प्राइवेट लोग हैं, जो वेस्टर्न इंडियन ओशियन को हेल्दी रखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट करना है सब और एक दूसरे को सपोर्ट करना है। तो ये गलत है। तो सही कौन सा है दोस्तों, 1 और 2, ठीक है दोस्तों। और ये जो कन्वेंशन ये सब है वो यूनाइटेड नेशन के अंदर में ही ये सब मार्पोल और लंदन कन्वेंशन भी है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। बोला विथ रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के बारे में, तो प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना आपको पता है ये लॉन्च कब हुआ था, ये जब इलेक्शन हुआ था 2000 हमारा, ठीक है, 19 में। तो उस समय किसानों को पैसा देने का बात किया गया था, जिसमें हम लोग 3 इंस्टॉलमेंट में 2-2 हज़ार रुपया जो है देते हैं। इसी को प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना जो है, अरे इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वो पीएम किसान है, ठीक है, पीएम किसान, इसमें किसान मान धन योजना है। इसमें हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसमें हम लोग कम से कम 3000 रुपया जो है प्रति महीना पेंशन देते हैं, जो भी एलिजिबल स्मॉल और मार्जिनल लघु और सीमांत किसान होते हैं उनके लिए, जिनका 60 साल पूरा हो जाता है तो उसके बाद हम लोग उसको पेंशन देते हैं। ये जो स्कीम है वो स्वैच्छिक है, वॉलेंट्री है, ज़बरदस्ती नहीं है कि आप इसमें मतलब जो है ज्वाइन करना ही है। लेकिन हाँ, ज्वाइन अगर करते हैं तो आपको जो है इसमें पैसा जमा करते रहने का, और इसका जो ज्वाइन करने का जो एज है वो 18 से 40 साल है, और आपको 60 साल के बाद कम से कम 3000 रुपया जो है प्रति माह पेंशन मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको जो पैसा डालना है वो 100 रुपया प्रति महीना से लेके डालना है, ठीक है। अगर आप 29 साल के एज में एंट्री करते हैं इस स्कीम में, ठीक है, तो आपको 100 रुपया प्रति महीना पैसा इसमें डालना पड़ेगा। और जितना पैसा आप डालोगे सेंट्रल गवर्नमेंट भी उतना ही पैसा आपके पेंशन फंड में डालेगी। फिर आपको जब रिटायर हो जाएंगे, मतलब 60 साल आपका रिटायर नहीं, जब 60 साल आपका हो जाएगा तो आपको कम से कम 3000 रुपये प्रति महीना पेंशन जो है आप मिलेगा। तो कोई व्यक्ति 40 साल में भी ज्वाइन कर सकता है, तो उसको पेंशन कब मिलेगा, 60 साल के बाद। तो कम से कम उसको जो है 20 साल, ठीक है, टाइम देना ही पड़ेगा, तभी पेंशन मिलेगा। कोई अगर 18 साल का भी हो तो जो पहले ज्वाइन करेगा पहले से पैसा देगा, जाहिर सी बात है उसको कम पैसा लगेगा प्रीमियम में। जो स्कीम को लेट ज्वाइन करेगा उसको वो ज़्यादा पैसा उसको देना पड़ेगा, है ना, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ है। तो बोल रहा है इट इज़ एन ओल्ड एज, इसको भी 2019 में जो है लॉन्च किया गया था। बोल रहा है इट इज़ एन ओल्ड एज पेंशन स्कीम फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर एज 18 से 40 साल। तो सही है, जो भी किसान जो छोटे और किसान सीमांत है उसका 18 से 40 साल है, तो उसको जो है वृद्धावस्था पेंशन मिलता है, ठीक है, 60 साल के बाद 3000 रुपये प्रति महीना कम से कम। फिर बोल रहा था गवर्नमेंट मैचेज द मंथली कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इनरोल्ड फार्मर। बोल रहा है सरकार नामांकित किसानों द्वारा किए गए मानसिक अंशदान के बराबर जो है आपका पैसा देता है। तो जितना किसान पैसा देगा उतना सरकार भी देगा, ये सही है। फिर वो एलिजिबल फार्मर्स आर गिवन ए मिनिमम मंथली पेंशन ऑफ ₹3000 आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60। तो 60 साल के बाद जो है उसको किसान को 3000 रुपये कम से कम पेंशन जो है वो मिलेगा। तो ये एकदम सही है। तो कितने कथन सही हैं दोस्तों, तो तीनों के तीनों कथन सही है। आंसर जो हो जाएगा गा हो जाएगा, ठीक है। पीएम किसान से पीएम किसान मानधन को कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है।
उसी तरह एक स्कीम है पीएम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, तो वो किसके लिए सेम है, वो भी पेंशन स्कीम है, किसके लिए, वो वर्कर के लिए है ना, लेबरर्स के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर लाइकली टू काउज द फॉर्मेशन ऑफ डेड जोन इन द मैरीन इकोसिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृत क्षेत्रों के निर्माण का कारण बनते हैं। कहाँ पे डेड जोन कहाँ पे बनता है भाई, वो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में। तो समुद्र में ऐसा एरिया जहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत कम है या ना के बराबर है, तो क्या होगा, चूँकि समुद्री जो जीव जंतु है दोस्तों वो पानी का ही ऑक्सीजन लेता है ना। ठीक है, तो जब किसी भी कंडीशन में अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत ही कम हो जाएगा तो उस एरिया को हम लोग डेड जोन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, डेड जोन। वहाँ पे आपको वहाँ पे क्यों डेड जोन बनता है, डेड तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अगर यूट्रोफिकेशन बहुत ही ज़्यादा होगा, यूट्रोफिकेशन, ठीक है, यूट्रोफिकेशन, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा होगा तो उससे हमारा क्या होगा, अलगी का ग्रोथ होगा। अलगी क्या करेगा, जब न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होगा अलगी का ग्रोथ होगा तो अलगी आपस में कंपटीशन करेगा, जिसके कारण बहुत सारा अलगी जो है मर जाएगा। तो ये समुद्र है, इसमें बहुत सारा अलगी का ग्रोथ है, लेकिन कंपटीशन होने के कारण न्यूट्रिएंट तो लिमिट मतलब ठीक ठाक है, लेकिन चूंकि आपस में ये लड़ते रहेंगे, कंपटीशन होगा, तो अलगी जो होगा वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो जब अलगी मरेगा तो उसका डिकम्पोजिशन होगा, तो डिकम्पोजिशन होकर कहाँ होगा डिकम्पोजिशन, पानी के अंदर। पानी के अंदर जब भी डिकम्पोजिशन होगा तो कौन करेगा, बैक्टीरिया करेगा। तो बैक्टीरिया उस चीज़ को सड़ाने के लिए क्या लेगा, ऑक्सीजन लेगा। तो ऑक्सीजन कहाँ से लेगा, एयर, हवा से तो नहीं लेगा क्योंकि पानी में बैक्टीरिया है, तो ये पानी का ही ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा। तो ऑक्सीजन जो होगा पानी में डिजॉल्व जो ऑक्सीजन होगा, घुलनशील ऑक्सीजन, वो कम हो जाएगा। तो मछली जो डिजॉल्व ऑक्सीजन लेती है वो क्या हो जाएगा, नहीं ले पाएगा, तो मछली उछली मर जाएगा। तो यहाँ का पूरा मैरीन इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो उसी और पूरा एरिया क्या बन जाएगा, डेड जोन। पूरा जो हमारा फूड चेन है, फूड वेब है, वो तहस नहस हो जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग डिजॉल्व ऑक्सीजन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेड जोन बोलते हैं। ठीक, तो बोल रहे हैं कि डेड जोन का क्या कारण है, बोल रहा है इंक्रीजिंग न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। समुद्र में बहुत ही ज़्यादा जब पोषक तत्व हो जाएगा उसी से यूट्रोफिकेशन होता है। ठीक है, तो ये जो है वो पहला सही है। फिर बोल रहा है राइज इन द वाटर टेम्परेचर। अब देखिए पानी का अगर टेम्परेचर दोस्तों बढ़ेगा तो पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, मैंने आपको बताया जो ठंडा पानी होता है उसको में ऑक्सीजन को पकड़ने का क्षमता बहुत होता है। जब पानी गर्म होगा तो क्या होगा, पानी और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा। गर्म पानी को अगर आप गर्म करोगे तो उबाल मारेगा, तो उसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन वो टूट के अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ठीक है। फिर बोल रहा है इंक्रीज द वाटर सर्कुलेशन। दोस्तों अगर पानी का सर्कुलेशन होगा तो क्या होगा, आपको ऑक्सीजन नीचे से, मान लो ये डेड जोन बन गया, अब यहाँ पे नीचे मान लो ये पूरा पानी ही है, इस एरिया में ऑक्सीजन कम हो गया, अगर पानी नीचे वाला ऊपर आ जाएगा तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन इधर से इधर आ जाएगा ना, तो ये डेड जोन को बनने नहीं देगा और उसको बर्बाद कर देगा। ठीक, इसीलिए डिजॉल्व ऑक्सीजन जब मतलब पानी का जब सर्कुलेशन होगा तो उसको नया नया पानी मिलेगा, उसमें ऑक्सीजन रहेगा और हमारा डेड जोन बनने से बचेगा। तो इसलिए ये वाला जो ऑप्शन होगा वो नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो सही है वो है आपका 1 और 2। ठीक है, समझ में आया कि डेड जोन कैसे बनता है। डेड जोन मतलब सिंपल याद रखना है, किसी भी कारण से अगर हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगा तो जीव जंतु जो जलीय जीव जंतु वो मर जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो इकोसिस्टम होगा दोस्तों वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो 62 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2। अब देखिए थोड़ा डेड जोन का फोटो। तो देखिए वर्जीनिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीन साइंस का है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट देखिए इनपुट हो रहा है, अलगल बूम हो रहा है, बैक्टीरिया उसको सड़ा रहा है। ठीक है, और फिर ऑक्सीजन आपका कम हो रहा है। ठीक, और वहीं जब इनपुट बहुत कम होता है न्यूट्रिएंट का तो हमारा हेल्दी इकोसिस्टम होता है। एटमॉस्फेयर का जो ऑक्सीजन होता है वो पानी में घुलता है और डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ता है, इकोसिस्टम हेल्दी रहता है। इसलिए समुद्र में ज़्यादा न्यूट्रिएंट नहीं होना चाहिए। ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा अलगी होगा और अलगल ब्लूम बोलते हैं जिसको, और बैक्टीरिया उसको सड़ाएगा और डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगा और बाहर से ऑक्सीजन कम आएगा, जो भी ऑक्सीजन आएगा उसको बैक्टीरिया यूज कर लेगा। ठीक है, तो देखिए अगर न्यूट्रिएंट देखिए आप इस फोटो में देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर इसमें न्यूट्रिएंट कम है इसमें, तो देखो मछली वछली बहुत सारा है, दिख रहा है आपको। और वहीं देखिए न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा हो गया तो देखो मछली सब मर गया, क्योंकि ये यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन का ग्रोथ होगा, मतलब प्लैंक ये सब का ग्रोथ होगा अलगी वल्गी का। उससे क्या होगा, ये लोग सड़ेंगे तो बैक्टीरिया उसको सड़ाएगा तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगा तो मछली वछली मर जाएगा। इसलिए देखो जिसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा है इस पोर्शन में देखो ज़्यादा न्यूट्रिएंट है, दिख रहा है आपको डॉटेड डॉटेड। तो मछली देखो 1-2 ही है छोटा छोटा, इसमें देखो न्यूट्रिएंट बहुत कम है। ठीक है, तो देखो मछली बहुत सारा है, दिख रहा है आपको ये, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। बोल रहा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड। क्वाड के बारे में जिसको चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता बोलते हैं उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हाल ही में दोस्तों क्वाड का जो मीटिंग है वो अमेरिका में हुआ था। अमेरिका का एक शहर है जिसका नाम है डेलवेयर, वहाँ पे हुआ था, इसलिए ये क्वेश्चन बना है। ठीक है, क्वाड का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसमें 4 देश हैं, कौन कौन है, यूएसए है, इंडिया है,
जापान है और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश है। ठीक, ये कोई सिक्योरिटी अलायंस नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है कि इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम है ये 4 देशों का, ठीक है। कोई ये मिलिट्री अलायंस या सिक्योरिटी अलायंस टाइप नहीं है। हाँ, वो सब वो बात करेंगे, लेकिन मेनली उनका फोकस होता है सप्लाई चेन का मैनेजमेंट का, फिर इंटरनेशनल कॉपरेशन बनाना, ठीक है। फिर जो ओशियन रहे, इंडियन ओशियन या पैसिफिक ओशियन, ये फ्री रहे, ओपन रहे, कोई किसी एक देश का उस पर वर्चस्व न हो, इसीलिए जो है क्वाड बनाया गया था, ठीक है। क्वाड जब हुआ था, कब हुआ था, भारत का जब में सुनामी जब आया था, सुनामी, ठीक है ना, सुनामी जब आया था, ठीक, 2004 में इंडियन ओशियन में, तो उसके बाद जो है क्वाड बनाने का बात किया गया। फिर 2007 में जापान के प्रधानमंत्री जो थे शिंजो आबे, उन्होंने बोला कि क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, क्वाड होना चाहिए, फिर क्वाड बना, और क्वाड का जो है पहला फॉर्मल मीटिंग होता है 2021 में, ठीक। तो बोल रहा है वन ऑफ द कोर ऑब्जेक्टिव जो है वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करना, वहाँ का डेवलपमेंट करना है। अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हो तो भाई इन्वेस्टमेंट तो पैसा करना ही पड़ेगा, नॉर्मल सा स्टेटमेंट है। फिर बोल रहा है इंडिया इज प्रपोज टू होस्ट द क्वाड समिट इन 2025। भारत चाहता है कि 2025 में हम लोग, भारत बोल रहा है कि 2024 में तो चलो अमेरिका में हुआ, 2025 का हम लोग जो है इंडिया में करेंगे, ऐसा बात हुआ है, ठीक। तो ये सही है, करेक्ट है। स्टेटमेंट कौन सा है भाई, दोनों करेक्ट है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2 दोनों। तो 63 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर हम 64 देखते हैं। बोल रहा है कि विथ रेफरेंस टू द कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ऑलरेडी हमने बताया कि जो भी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अगर हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, चाहे पेड़ पौधा में, चाहे समुद्र की गहराई में उसको दबा देते हैं, या फिर मिट्टी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या बंद पड़े खदान में या कोई बर्फ़ में अगर इकट्ठा कर लेते हैं तो उसको कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैस है, तो अगर हम एटमॉस्फेयर में उसको दूर करके कहीं दूसरी जगह स्टोर कर देते हैं लंबे समय तक, तो उसको हमारा क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगा, ठीक। तो ये नेचुरल भी हो सकता है। पेड़ पौधा भी जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके अपने जड़ वड़ में स्टोर कर लेता है, या उसी से उसका पत्ता वत्ता या फिर जड़ वड़ का तना का निर्माण होता है, मिट्टी में हो सकता है। ये नेचुरल तरीका है, ठीक। या तो फिर हम आर्टिफिशियल तरीका से भी जो है उसको कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें कार्बन को स्टोर करके, कार्बन को ले लीजिए आप इकट्ठा करके, और कहीं कहीं खदान के नीचे, तेल का कुआं के नीचे, है ना, वहाँ पे जाके दबा दीजिए, ठीक है। तो और मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर ऑक्सीजन है और CO2 है, और दोनों को अगर हम समुद्र में मिलाएंगे, ठीक है, ओशियन में या सी में, तो CO2 को एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी समुद्र के पास ज़्यादा है, ठीक। तो जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ज़मीन में जो है वो कम सिक्वेस्ट्रेटेड है, और अगर हम मतलब एटमॉस्फेयर में जो है वो कम है, और पानी में अगर हम सिक्वेस्ट्रेशन देखेंगे तो ओशियन जो है ठीक है वो 15 गुना ज़्यादा जो है कार्बन को एब्जॉर्ब करता है, जो एटमॉस्फेयर का कार्बन, अगर एटमॉस्फेयर में CO2 है, ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर में CO2 है तो एटमॉस्फेयर उस CO2 को जो पकड़ने का क्षमता होता है वो कम होता है। अगर ऑक्सीजन, अगर वो CO2 हमारा समुद्र में रहेगा तो उसका क्षमता ज़्यादा होगा। इसीलिए आपको पता है, इसलिए हमारा ओशियन क्या हो रहा है, एसिडिफिकेशन हो रहा है ना, लवनी उसका जो है अम्लीकरण ज़्यादा हो रहा है। ये सब ऑलरेडी हमने आपको बताया। तो हमको बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, नॉट करेक्ट, ठीक है। तो ये गोला कर लीजिएगा। बोल रहा है इट कैन ऑकर थ्रू नेचुरल प्रोसेस एंड सच एज फोटोसिंथेसिस। तो ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है ये आपका हो सकता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो उसके बाद बोल रहा है एटमॉस्फेयर होल्ड्स मोर कार्बन देन द CO2 ओशियन। गलत है, मैंने बताया ओशियन में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को होल्ड करने का क्षमता होता है, इसलिए ये गलत है। पूछा है कौन सा गलत है, सत्य नहीं है, सत्य नहीं मतलब गलत है, तो कौन सा गलत है, बी, दूसरा। तो दूसरा ऑप्शन गलत है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा हमारा 64 का बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम अब 65 देखते हैं। तो हम लोग का 15 क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन हम लोग आज ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है कि क्लाइमेट प्रूफिंग रिफर्स टू एक्शंस दैट रिमूव मोर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर देन दे एमिट। बोल रहा है जलवायु परिवर्तन से तात्पर्य, ठीक है, उन कार्यों से है, ठीक है। यहाँ पर प्रूफिंग मतलब यहाँ क्लाइमेट प्रूफिंग कर लीजिएगा। जलवायु प्रूफिंग से तात्पर्य उन कार्यों से हैं जो वायुमंडल से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को हटाते हैं। जितना हम छोड़ते हैं उससे ज़्यादा अगर हटा लेंगे तो उसको बोलते हैं क्लाइमेट प्रूफिंग। ये बोला है पहला स्टेटमेंट। दूसरा बोल रहा है कि स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि क्लाइमेट प्रूफिंग इंश्योर्स दैट द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आर रेजिलिएंट टू द इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट वेरिएबिलिटी एंड चेंज। जलवायु सुरक्षा प्रूफिंग मतलब जलवायु सुरक्षा यह सुनिश्चित करता है कि विकास परियोजनाएं जलवायु परिवर्तनशीलता और बदलाव के प्रभावों के प्रति लचीला हो, ठीक। उसके बाद आप देखते हैं बाकी और क्या पूछ रहा है। हाँ,
ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए, तो क्लाइमेट प्रूफिंग का मतलब दोस्तों ये होता है कि कोई भी अगर हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसके कारण कितना हमारा नेचर को और मानव को प्रभावित होगा, ठीक है, क्लाइमेट को कितना चेंज करेगा, उसके कारण क्या हो दिक्कत होगा, तो उसको हम लोग क्लाइमेट प्रूफिंग बोलते हैं। क्लाइमेट प्रूफिंग का मतलब ये नहीं होता है कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ रहे हो, ठीक है, और जितना आप एमिट कर रहे हो, तो जितना जो आप मतलब जो एमिट कर रहे हो उससे ज़्यादा आप एब्जॉर्ब कर लो, उसका ये मतलब नहीं है, ठीक है। उसको तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन या फिर नेट जीरो या इस तरह का कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो पहला जो है वो गलत है। क्लाइमेट प्रूफिंग का मतलब समझ में आ गया। कोई भी प्रोजेक्ट हम लगाते हैं तो उसका इन्वायरमेंट पे या मानव पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज उसके कारण कैसा होगा, रिस्क क्या है उससे, तो वो हम लोग देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट अगर गलत है तो स्टेटमेंट पहला गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा 64 का डी। तो क्लाइमेट प्रूफिंग समझ में आएगा, प्रूफ करना है मतलब अपने को बचाना है, रिस्क विस्क को देखना है कि कोई प्रोजेक्ट हम लगा रहे हैं उसके कारण कितना रिस्क है, उसको बोलते हैं क्लाइमेट प्रूफिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। बोल रहा है द टर्म ग्लोबल स्टॉक टेक समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। ग्लोबल स्टॉक टेक कब न्यूज में रहता है, जब भी हम यूनाइटेड नेशन का बात करते हैं पेरिस एग्रीमेंट का, तो वहाँ पे बोला गया था कि हर देश का ये जिम्मेदारी है कि हम जो बोला गया है कि 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हमको रखना है, ठीक है, 21वीं सेंचुरी के ख़त्म होने होने तक, ठीक है। तो हर देश उसके लिए क्या क्या कर रहा है उसका जो है पीरियडिकली मतलब रेगुलर रूप से जो है सरकार को सरकार जो है वो आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज में रखेगा कि हम क्या कर रहे हैं और आगे क्या करना चाहिए, उसी को ग्लोबल स्टॉक टेक बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ग्लोबल स्टॉक टेक क्या है, ठीक है। तो ग्लोबल स्टॉक टेक क्या है, पीरियोडिक रिव्यू मैकेनिज्म टू एसेस द प्रोग्रेस इन द एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज जो हम लोग को निपटारा करने के लिए एक देश क्या क्या कर रहा है और क्या क्या करना चाहिए, क्या हमारा प्रोग्रेस क्या है, उसी को ग्लोबल स्टॉक टेक कहते हैं। तो देखिए ग्लोबल स्टॉक टेक समझ में आ गया क्या है। पेरिस एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए एक देश क्या कर रहा है और क्या क्या करना चाहिए उसका लेखा जोखा वो अपने पास मतलब कहाँ रखता है, यूनाइटेड नेशन में रखता है। पहला जो ग्लोबल स्टॉक टेक जो है वो हुआ कब था, COP28 जो हुआ था आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज दुबई में, ठीक है, वहाँ पे ये रखा गया था, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगर हम टाइम लाइन देखें तो सबसे पहले 2018, इसके पहले आपको पता है पेरिस एग्रीमेंट हो चुका था, तो 2018 में तालुनोवा डायलॉग था जिसमें बोला गया था कि पेरिस जो रूल बुक है उसको हम लोग अडॉप्ट करेंगे। फिर 2019 में सेक्रेटरी जनरल का क्लाइमेट समिट होता है। फिर 2020 में बात किया जाता है कि जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है उसको अपडेट करने का ज़रूरत है। फिर ग्लोबल स्टॉक टेक का 2023 में बात होता है। 2025 में फिर नया नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का बात होगा। 2028 में ग्लोबल स्टॉक टेक फिर रखा जाएगा, मतलब 5 साल बाद। फिर 2023 में फिर उसको अपडेट करेंगे नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को। तो कर क्या रहे हैं, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ला रहे हैं, फिर ग्लोबल स्टॉक ला रहे हैं कि भाई उसको पूरा करने के लिए मेरा जो डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन वो सही था या नहीं था, तो फिर अपडेट करेंगे, नया लेके आएंगे, फिर लेके आएंगे ग्लोबल स्टॉक टेक, उसको लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो फिर उसको अपडेट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग का जो लक्ष्य है कि 2025 तक नेट जीरो एमिशन और क्लाइमेट रेजिलियंस का, ताकि वो पूरा हम लोग कर पाएँ। और 2050 तक हम लोग नेट जीरो करेंगे ना दोस्तों, तभी जाके 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस हम लोग 21वीं सेंचुरी के एंड तक कर पाएंगे। इसमें 2050 तक जैसे डेवलप्ड देश बोले हैं करने के लिए, इंडिया बोला है कि हम 2070 तक करेंगे, तो इस तरह से, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर है 67। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन हेल्प इन द मिटिगेटिंग द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। दिए गए उपायों में से कौन सा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकता है। रिड्यूसिंग द प्रैक्टिस ऑफ गैस फ्लेयरिंग, गैस जलाने की प्रथा को कम करना। फिर बोल रहे हैं एलिमिनेटिंग द प्रैक्टिस ऑफ कोल वाशिंग, कोयला को धुलाई से प्रथा को समाप्त करना। फिर बोल रहे हैं रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, अगर जन तीव्र प्रणाली की संख्या को कम करना। पहले देखिए हमको क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को कम करना है, ठीक है, मतलब हम क्लाइमेट चेंज को अगर कम कर ले तो उसका प्रभाव भी दोस्तों कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, इसके लिए हम लोग को जो इको फ्रेंडली टेक्निक है वो अपनाना चाहिए। जैसे हम लोग क्या करेंगे भाई, ग्रीन हाउस जो गैस है उसको कम कर लो, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट करो, पुराना जो गाड़ी घोड़ा है उसको जो है एफिशिएंट बनाओ या उसको दूर करो, कंज्यूमर अपना बिहेवियर भी चेंज करे ताकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक अपनाएं। पावर सेक्टर में रिफॉर्म करना पड़ेगा, ऊर्जा दस्ता एनर्जी एफिशिएंसी लाना पड़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना पड़ेगा, कोयला का जो टेक्नोलॉजी है वो अच्छा कोयला प्रोड्यूस करने का टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा, ठीक। तो बोल रहा है रिड्यूसिंग द प्रैक्टिस ऑफ गैस फ्लेयरिंग, ठीक है,
गैस जलाने की प्रक्रिया, गैस दोस्तों जलता है, कोई भी गैस जलेगा तो उसमें CO2 आएगा। क्या आएगा? CO2। और CO2 के से क्या होगा? हमारा जलवायु परिवर्तन होगा। तो ये जो है वो ठीक है, क्लियर। फिर बोल रहा है एलिमिनेटिंग द प्रैक्टिस ऑफ कोल वॉशिंग। दोस्तों कोयला को धोना जो है, कोयला जब धोते हैं तो उसके साथ बहुत सारा डस्ट पार्टिकल जो है वो क्या होता है, वो हमारा एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। कोयला धोने से कोयला में बहुत सारा डस्ट होता है, तो उसके कारण हमारा क्लाइमेट जो होगा चेंज होगा, क्योंकि उससे आपको पता है कि ब्लू कार्बन, ब्लू बोल रहा हूँ, ब्राउन कार्बन, ब्लैक कार्बन, ये सब निकलेगा। तो ये भी जो होगा इससे भी हमारा क्या होगा, मदद होगा। फिर अगर मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम दोस्तों कम करेंगे, देखो मास रैपिड ट्रांसपोर्ट को कम करना चाहिए ज़्यादा। अगर बताओ, अगर कोई व्यक्ति कार से जा रहा है और एक कार से कितना के लोग जाएंगे, 3-4 लोग, और वही 3 कार अगर जोड़ोगे, मान लो जोड़ दिए, तो एरिया कितना लेगा, वो एक बस के बराबर लेगा। तो 3-4 कार में कितने लोग जाएंगे, मुश्किल से 10 से 12-15 लोग जाते होंगे। आप देखिए रोड में एक कार में मुश्किल से 2-3-4 लोग रहेंगे, तो 3-4 कार में कितना हो गया, मुश्किल से 20 लोग। वहीं एक बस को देखोगे तो 60 लोग जा रहा है, ठीक। और फ्यूल कम ही ले रहा होगा बस, ये कार ज़्यादा ही ले रहा होगा, प्लस और भी खर्चा है कार में, जिससे इन्वायरमेंट पोल्यूट होगा, AC का वेसी का। तो जब हम मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम लेके आते हैं, चाहे मेट्रो है या रेल है या फिर बुलेट ट्रेन है, तो उसके कारण हमारा क्या होगा, क्लाइमेट अच्छा होता है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस ये सब एमिशन कम होता है, पोल्यूशन ये सब कम होता है, ठीक। तो उसका संख्या को बढ़ाएंगे ना कि कम करेंगे। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत होगा कि जन तीर्थ प्रणाली की संख्या को कम नहीं करना है, बढ़ाना है, इसलिए गलत होगा। तो करेक्ट आंसर पूछा है तो तीसरा हमारा गलत है, पहला दूसरा सही है। तो आंसर जो हो जाएगा वो 67 का आंसर हो जाएगा B, क्योंकि हमको सही उत्तर जो है वो चुनना है। तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। अच्छा एक चीज़ और समझिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा इसमें आप करेक्ट कीजिए, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा चेंज होगा। देखो कोयला है ना, तो कोयला जब हम निकालते हैं तो उसके साथ बहुत सारा कोयला में डस्ट रहता है, क्योंकि पत्थर है ये एक तरह का। तो अगर हम ऐसे ही इसको जला देंगे ना, तो बहुत सारा डस्ट पार्टिकल भी एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा और ज़्यादा ब्लैक कार्बन निकलेगा, ठीक। तो क्या किया जाता है, कोयला को धो दिया जाता है। धोने से क्या होगा, डस्ट पार्टिकल जो होगा वो पानी के साथ जो है किसी दूसरे हम लोग गड्ढा में उसको स्टोर कर लेंगे, डायरेक्ट नदी में नहीं छोड़ेंगे, और इस गड्ढा को हम लोग ट्रीटमेंट करके ठीक कर सकते हैं। तो कोयला को अगर हम बिना धोए अगर जलाते हैं तो पूरा एटमॉस्फेयर में चला जाएगा CO2 ये सब, और हम लोग को पूरा एटमॉस्फेयर को भी क्लीन करने में दिक्कत होगा। वहीं अगर कोयला को धो देंगे तो फिर जो कोयला नया निकलेगा, मतलब साफ़ होकर, उसमें बहुत ही कम होगा आपका डस्ट वस्ट, है ना। इसीलिए ये जो है कि एलिमिनेटिंग द प्रैक्टिस ऑफ कोल वाशिंग, नहीं, कोयला को धोना चाहिए, नहीं तो बिना धोए कोयला यूज करोगे तो ज़्यादा डस्ट निकलेगा, ठीक है। इसलिए देखोगे गर्मी के दिन में हम लोग क्या करते हैं, रोड पे पानी वानी छींट देते हैं ताकि डस्ट वस्ट कम हो, है ना। नहीं तो हमारा क्या होता है कि डस्ट ज़्यादा निकलेगा, तो वो सब डस्ट जो है वो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का काम करता है, पोल्यूटेंट का काम करता है, और उसके अगल बगल जो है आपका और ज़्यादा पोल्यूशन होगा और ज़्यादा गर्मी होगा। इसलिए देखोगे जो एरिया जितना ज़्यादा डस्ट होता है, ठीक है, उतना ज़्यादा गर्मी। इसलिए जो कोलफील्ड एरिया है, कोलफील्ड एरिया जहाँ पे कोयला वोयला निकलता है, तो बहुत ज़्यादा डस्ट होता है, वहाँ का गर्मी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आप झारखंड में देखो कोयलफील्ड एरिया है, या फिर और भी जगह दूसरा जगह देखिए भाई, जहाँ पे माइनिंग वाइनिंग उतना नहीं होता है, तो वहाँ पे गर्मी कम होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 67 का B, इसलिए सॉरी 67 का तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है, तो आंसर हो जाएगा, आप इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों A, ठीक है ना, समझ में आया। इसलिए कोयला को धो के बिना धोए यूज नहीं करना चाहिए, धो के यूज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68 है दोस्तों, बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, देश है, फिर किसके साथ बाउंड्री है, और बोल रहा है कि वाटर बॉडी कैसा है, ठीक। तो बोल रहा है इजिप्ट मेडिटेरेनियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और इंटर कंटिनेंटल सी है। इंटर कंटिनेंटल सी मतलब मेडिटेरेनियन सी जो है इंटर कंटिनेंटल, मतलब उसके अगल बगल 1-2-3 कंटिनेंट होंगे, ठीक है। तो आपको पता है ये हमारा, अगर देखो मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, तो यहाँ पे मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, टूनीसिया और इजिप्ट है। तो इजिप्ट का इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। और ये मेडिटेरेनियन सी है, ये इसके इधर क्या है, यूरोप, इधर क्या है, एशिया, और इधर क्या है, अफ्रीका। तो मतलब ये इंटर कंटिनेंटल है। क्या है, इंटर कंटिनेंट, मतलब कंटिनेंट के बीच में समुद्र है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो होगा एकदम सही होगा। अब ये देख भी लीजिए आप। उसके बाद अजरबैजान है, तो मैंने आपको बताया था, रसिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान। अजरबैजान कैस्पियन सी के साथ बाउंड्री शेयर करता है, और ये झील जो है वो सॉल्ट झील है ना। थोड़ा अगर देखोगे तो समुद्र जैसा खारा नहीं है ये, लेकिन हाँ है, ठीक है, वो तो ना ही ताज़ा पानी का झील है, ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ताज़ा पानी का झील नहीं है, फ्रेश सॉल्ट लेक है, ठीक है, मतलब, ठीक है दोस्तों। तो अजरबैजान क्या है, लार्जेस्ट इनलैंड झील है ना, समझ में आया। और ये क्या है, फ्रेश वाटर है, पूरी तरह से खारा भी नहीं, मतलब इसको ब्रैकिश वाटर, सॉरी फ्रेश वाटर नहीं है, मतलब पूरी तरह से खारा भी नहीं है, और पूरी तरह से मतलब जो है फ्रेश वाटर भी नहीं, ब्रैकिश वाटर, मतलब जहाँ जो ज़्यादा ना तो ज़्यादा खारा हो ना ज़्यादा
फ्रेश ताज़ा झील हो, उसको बोलते हैं, तो ये भी ठीक है। ठीक। और यूएई, आपको पता है यूएई का सीमा जो है पर्शियन गल्फ से साझा होता है, और ये सैलो मार्जिनल सी है, पर्शियन घाड़ी जो है वो मार्जिनल सी है, वो आपका जो इंडियन ओशियन है उसी का एक पार्ट है। देखिए फ़ोटो, तो देखिए दोस्तों, ये हमारे इधर इंडियन ओशियन है, ये आपका गल्फ ऑफ ओमान है, ठीक है, ये आपका यूएई है ना, और यही और आपका ये पर्शियन गल्फ है, तो पर्शियन गल्फ के साथ सीमा इसका साझा होता है। ठीक। आप जो मेडिटेरेनियन सी देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये आपको दिख रहा है मेडिटेरेनियन सी, ठीक। इसके अगल बगल कंट्री देख लीजिए आप, ठीक है। और मोटा मोटी क्योंकि पूछ सकता है कि कौन सा कंट्री जो है मेडिटेरेनियन सी के अगल बगल है, साझा करता है, ठीक। तो देखो ये मोरक्को का सीमा है, अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया है, लीबिया है, इजिप्ट है, ठीक है। फिर इजराइल का सीमा है, ठीक। उसके बाद इजिप्ट का ये हो गया, ठीक है। जॉर्डन सीमा साझा नहीं करता है, लेबनान करेगा, सीरिया करेगा, टर्की करेगा, ग्रीस है, ठीक है, राइट। उसके बाद इटली का सीमा है ना, स्पेन का सीमा है, पुर्तगाल सीमा साझा नहीं करता, याद रखना है। फ्रांस का सीमा है मेडिटेरेनियन सी के साथ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा टोटल 22 देश जो हैं सीमा साझा करते हैं मेडिटेरेनियन का, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करें कि यूरोप का कौन कौन सा कंट्री है, तो अल्बानिया है, बोस्निया है, हर्जेगोविना, क्रोएशिया, फ्रांस, ग्रीक, इटली, माल्टा, मोनाको, मॉन्टेनिग्रो, स्लोवेनिया और स्पेन, ये है। अफ्रीका का बात करेंगे तो मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, ट्यूनीशिया और इजिप्ट है, ठीक है। एशिया का देखेंगे तो इजराइल है, लेबनान है, सीरिया है और टर्की है, ये आपको ध्यान रखना है। तो टोटल 22 देश बाउंड्री साझा करते हैं। इसके अलावा गाजा स्ट्रिप यहीं पे है, ठीक है, जिब्राल्टर, ठीक है। उसके बाद ये आपका जो ब्रिटिश इंडियन ओवर टेरिटरी आकृति है, लेकिन कंट्री देखोगे तो 22 कंट्री है, नाम आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट पूछ सकता है। जैसे आप देखो यूएई नहीं है, सऊदी अरेबिया नहीं है, जॉर्डन नहीं है ना, इराक नहीं है, ईरान नहीं है, ये सब बाउंड्री साझा नहीं करता है, पुर्तगाल नहीं है, तो कौन नहीं है वो भी आपको ध्यान रखना है, ताकि ऑप्शन एलिमिनेट करके बन जाए। तो आंसर जो तीनों का तीनों सही है स्टेटमेंट, तो ऑल 3 होगा कि सभी तीनों इन्फॉर्मेशन जो है वो करेक्ट है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म फ्लैथलेट्स। फ्लैथलेट्स क्या है? फ्लैथलेट जो होता है दोस्तों वो केमिकल होता है ना, जो इंडोक्राइन डिसरप्टर होता है, मतलब जो आपका इंडोक्राइन को रोक देगा, और ये बहुत ही खतरनाक होता है। इंडोक्राइन जो ग्लैंड है पता है, तो उस ग्लैंड के कारण बहुत सारा हार्मोन ये सब निकलता है, तो उस हार्मोन को ये केमिकल्स रोक देते हैं। ठीक। और ये सब किस में रहता है? तो जो चीज़ प्लास्टिक सब बनता है, या कोई जो खाना पैकेज वैकेज में यूज होता है, तो उन सारे चीज़ों में प्लेटलेट्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगर वो खाने के साथ हम लोग अगर खा लेते हैं, बॉडी में किसी भी तरीका से चल जाता है, तो वो क्या करता है, हमारा जो इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, ठीक है ना, उससे जो आपका हार्मोन से सब निकलता है उसको वो रोक देता है। तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। तो वो क्या है ये प्लेटलेट्स? वो केमिकल, ए ग्रुप ऑफ केमिकल्स यूज टू मेक प्लास्टिक मोर फ्लेक्सिबल एंड हार्डर टू ब्रेक। तो प्लास्टिक में इसका प्रयोग होता है जो बहुत ही खतरनाक आपका होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। तो इस तरह से हमारा बस 20 क्वेश्चन हो जाएगा। और विथ रेफरेंस टू द डिजीज काउज्ड बाय द पोल्यूटेंट कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। प्रदूषकों से होने वाली बीमारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इटाई डिजीज ऑलरेडी हमने बताया था, कैडमियम से ये बीमारी होता है इटाई। और सबसे पहले इसको 1960 के दशक में, डिकेड में जापान में ये पाया गया था। और इसमें क्या होता है, बॉडी बहुत ज़्यादा, जो हमारा बोन होता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, और हमारा जो किडनी होता है दोस्तों वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। ठीक है। तो ये कैडमियम के कारण होता है, जापान में सबसे पहले हुआ था 1960 के दशक में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम पता है आपको, मैंने बताया था नाइट्रेट के कारण होता है। तो जो भी खाना में या पानी में अगर नाइट्रेट होता है तो वो हमारा क्या करता है, रेड ब्लड सेल में मिल जाता है। ठीक है। और हमारा रेड ब्लड सेल्स के साथ मिल के ऑक्सीजन, रेड ब्लड से आरबीसी का क्या काम है, आरबीसी क्या करता है, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन लेके जाता है। तो जब भी खाने में नाइट्रेट होता है और ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है तो ब्लड में ऑक्सीजन ले जाने का क्षमता बहुत कम हो जाता है, और हमारा मतलब जो बॉडी होता है बेबी का वो नीला कलर का हो जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, समझ में आया? तो ये भी जो है वो ठीक है। उसके बाद ब्लैक फुट डिजीज ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया है आर्सेनिक के बारे में। आर्सेनिक जो होता है वो सबसे ज़्यादा उसका जो कारण होता है वो मानव जनित कारण नहीं है, वो नेचुरल कारण ज़्यादा होता है, क्योंकि जो पत्थर उत्थर बनते हैं उसमें बहुत ज़्यादा आर्सेनिक होता है, तो वो रिस के जो है पानी में मिल जाता है।
मैन मेड कारण भी है, जैसे माइनिंग है, एग्रीकल्चर, ये सब सारा चीज़ है, लेकिन मेन जो कारण है आर्सेनिक का वो है नेचुरल कारण, ठीक। इसी कारण ब्लैक फुट डिजीज हमारा होता है, ठीक है, क्लियर। और इसमें क्या होता है, हमको जो बॉडी जो होता है उसमें आर्सेनिक चला जाता है, तो बॉडी का जो हमारा आर्टरी होता है, आर्टरी समझते हो, जो आर्टरी क्या करता है, ब्लड को ले जाता है ना, हार्ट से किधर, हमारा मतलब पूरे बॉडी में आर्टरी बोला जाता है उसको, जो ब्लड को ले जाता है, तो आर्टरी डैमेज हो जाता है, ठीक। तो ये भी जो है वो सही है। तो कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, 1 2 एंड 3 सब, ठीक है, समझ में आया। तो आर्सेनिक पोल्यूशन कैसे होता है, जब बहुत ही ज़्यादा आप ग्राउंड वाटर का यूज करने लगते हो, पानी नीचे चले जाता है, तो पानी क्या होता है कि नीचे जो है पत्थर के कांटेक्ट में आता है, और पत्थर में चूँकि आर्सेनिक ये सब है तो वो पानी में मिल जाता है, फिर उस पानी को पीने से आर्सेनिक बॉडी में प्रवेश कर जाता है। क्वेश्चन नंबर है 71, बोल रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैलेस्ट वाटर कैरिड इन टैंक्स ऑफ शिप्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जहाज़ों के टैंक में ले जाने वाले बैलास्ट वाटर के संदर्भ में है। बैलास्ट वाटर क्या होता है, जैसे कि देखो, मान लो ये जहाज़ है, ठीक है, यूएसए में है, जैसे ये हमारा अमेरिका है, ठीक है, और ये हमारा अफ्रीका है और ये इंडिया है। तो जब जहाज़ को यहाँ पे, यहाँ का जब सामान अमेरिका में, जब सामान जहाज़ पे लोड करके इधर ले जाया जाता है, जब ले जाया जाएगा तो जहाज़ जब लोड होता है सामान, तो जो कि पानी में लोड हो रहा है, तो जहाज़ को स्टेबल करने के लिए क्या किया जाता है, जहाज़ में पानी भर दिया जाता है, ताकि जब हम सामान लोड करें तो जहाज़ जो है वो हिले डुले नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर, समझे। और फिर क्या किया जाता है, ये जहाज़ जब जहाँ पे जाएगा और सामान को जब हटाते हैं तो पानी भी हम हटा देते हैं, नहीं तो जंग उंग लग जाएगा, बहुत लंबे समय तक खड़ा रहेगा। तो अब तो क्या होगा, अमेरिका का जो पानी में जो भी बैक्टीरिया था, पैथोजन था, या जो भी स्पीसीज़ थे, वो अफ्रीका के पानी में चला जाएगा और यहाँ का इकोसिस्टम को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। तो बैलास्ट वाटर को हम लोग अच्छे से ट्रीट करें, मेंटेन करें, इसके लिए आईएमओ का, इंटरनेशनल जो हमारा मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक ट्रीटी है, ठीक है, जिसको बोलते हैं बैलेस्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन, बीएमसी, ठीक है, बैलेस्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन इसको बोला जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये जो कन्वेंशन था किसका है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का, जो 2007 में लागू हुआ। इसमें बोलता है कि जो भी जहाज़ जो है इस तरह का पानी लेके जाता है, तो उस पानी को, उसको जब हम दूसरी जगह छोड़ते हैं तो उसके पहले जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया हैं, उसको निकाल देना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके उस पानी को हम दूसरी जगह छोड़ना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा इकोलॉजी ये सब प्रमोट होगा, ठीक। तो जो भी जहाज़ इंटरनेशनल ट्रैफिक में, मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा सामान का आवाजाही करता है, तो उसको बनाना पड़ेगा एक प्लान कि किस तरह से बैलेस्ट वाटर जो है उसको मैनेज आप कर रहे हो, ठीक है। तो जो जहाज़ एक एरिया से दूसरे, मतलब एक देश से दूसरे देश जा रहा है इंटरनेशनल वाटर में, उसी के लिए है। जो जहाज़ मान लो इंडिया से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, इंडिया के अंदर में ही, ठीक है, या इंडिया के टेरिटरी के, नेशनल टेरिटरी के अंदर, तो उसके लिए कवर नहीं। जो इंटरनेशनल ट्रैफिक का जहाज़ है ना, अंतर्राष्ट्रीय वाला, उसके लिए कवर है। इंडिया जो है इस कन्वेंशन को साइन जो है वो नहीं किया है, लेकिन फिर भी इंडिया जो है, चूँकि फिर भी अगर इंडिया का जहाज़ जो है ऐसे देश में जाता है जो इस कन्वेंशन को साइन किया है, तो इंडिया को उस कन्वेंशन का जो रिक्वायरमेंट है, जो आवश्यकता है, उसको मानना पड़ता है। इंडिया खुद इसको साइन नहीं किया है, लेकिन मान लो अमेरिका साइन किया है और इंडिया का जहाज़ अगर यहाँ जा रहा है, तो वो देखेगा कि क्या जो ये पानी का, मतलब इंडिया का जहाज़ यहाँ पे आ रहा है, तो जो पानी ये इंडिया के, अमेरिका के पानी में छोड़ेगा, ठीक है ना, वो पानी जो है वो, उसमें बैक्टीरिया तो नहीं है, ये सब वो देखता है, ठीक है, समझ में आ गया। उसको बैलास्ट वाटर बोलते हैं, उसके लिए कन्वेंशन है 2007 में ये 17 में, सॉरी, इसको याद रखिए, 2017 या 7 नहीं होगा, 2017 है, ठीक है ना, करेक्ट कर लीजिए, 2017 है, ठीक है, मतलब ज़्यादा पुराना कन्वेंशन नहीं है। तो बोल रहा है बैलेंस वाटर इज क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग स्टेबिलिटी एंड प्रॉपर इमर्शन ऑफ शिप ड्यूरिंग इंजरी। तो सही यात्रा के दौरान जहाज़ों की स्थिरता और उचित विसर्जन, मतलब जहाज़ थोड़ा पानी में डूबा रहे, नहीं पानी अगर रहेगा जहाज़ के अंदर तो क्या होगा, वो जहाज़ पानी के बहुत ऊपर ही रहेगा, तैरेगा नहीं अच्छे से, इसलिए वो पानी के थोड़ा अंदर रहे तभी ना तैर पाएगा। उसके लिए बैलेंस वाटर का प्रयोग किया जाता है, ये ठीक है, जहाज़ को स्टेबल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर, मतलब उसके बाद स्टेटमेंट नंबर दूसरा है कि बोल रहा है कि जो है हमारा अंडर द बैलास्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन 2004 ऑल शिप्स इंगेज इन इंटरनेशनल ट्रैफिक मस्ट मैनेज देयर बैलेस्ट वाटर अकॉर्डिंग टू शिप मैनेजमेंट प्लान, ठीक है। अब देखो, तो देखिए दोस्तों, ये जो कन्वेंशन है ना, ये है 2004 का, लेकिन लागू कब हुआ है, 2017 में,
ठीक है। लागू तब होता है जब बहुत सारे देश इस पर साइन करते हैं, रेटिफाई करता है उसका पार्लियामेंट, ठीक है, तब जाके ये लागू होता है। क्लियर। तो बोल रहे सभी जहाज जो आपका इंटरनेशनल ट्रैफिक में, ठीक है, नेशनल ट्रैफिक नहीं पूछा, अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा यातायात में लगा हो उसके लिए है, तो एकदम सही है। और इंडिया ने इसको साइन नहीं किया, नॉट साइन, ठीक है, तो सही है, इंडिया इसको साइन नहीं किया है। तो बोला कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तीनों का तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। बोला कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान का निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करना है। प्रियम्बल है, प्रियम्बल पार्ट 4 है, पार्ट 4 में क्या है, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। पार्ट 4 में क्या है दोस्तों, ये आपका डीपीएसपी है, क्या है ये, एक मिनट, पार्ट 4 में देखो, पार्ट 3 में क्या है, देखो पार्ट थ्री में है ना आपका, पार्ट 3 में आपका क्या है, यहाँ पे देखो पार्ट, देखो इसको करेक्ट कर लीजिए। जैसे पार्ट वन में क्या है आपका, यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में। पार्ट 2 में क्या है आपका, सिटीजनशिप के बारे में। पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। पार्ट 4 में क्या है आपका, डीपीएसपी के बारे में है। और पार्ट 4 हमारा ए में क्या है आपका, फंडामेंटल ड्यूटी के, मौलिक कर्तव्य के बारे में, ठीक है। तो पार्ट 4 में क्या है आपका ये आपका क्या है, डीपीएसपी के बारे में है, ठीक है। पार्ट 4 में क्या है, डीपीएसपी, करेक्ट, ठीक है। और ये क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी। अब बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्सप्लिसिटली डील विद द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट, कि इसमें जो है इन्वायरमेंट के बारे में पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो, अगर आप प्रियम्बल पढ़ोगे दोस्तों, तो प्रियम्बल में कहीं भी इन्वायरमेंट के बारे में लिखा हुआ है, मतलब स्पष्ट रूप से नहीं लिखा हुआ है, लिखा है क्या, नहीं लिखा है, तो ये तो नहीं होगा। अब देखो डीपीएसपी में भाई अगर आप पढ़ोगे आर्टिकल 48A, ठीक है। वैसे देखिए हमारा जो 42वां संविधान संशोधन हमने किया था 1976 में, वो हमने डीपीएसपी में 4 चीज़ डाला था, लीगल, फ्री लीगल एड डालना है, ठीक है। उसके बाद सी से है हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, फिर एम से है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, और ई से इन्वायरमेंट, लैक में 4 चीज़ डाला था। लीगल एड देना है, फ्री लीगल एड, बच्चों का डेवलपमेंट करना है, चाइल्ड का डेवलपमेंट, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, पार्टिसिपेशन, वर्कर का भागीदारी होना चाहिए प्रबंधन में इंडस्ट्री का, और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करना। तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों ने 42वें संविधान संशोधन से आर्टिकल 48A डाला। क्या डाला, 48 आर्टिकल है कि सरकार का ये दायित्व है कि वो जो है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए काम करेगी, ठीक है। तो ये तो होगा। अब देखो फंडामेंटल ड्यूटी अगर आप पढ़ोगे दोस्तों, तो हम लोग का फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम लोग को अपना लेक्स, रिवर, ये सबको बचाना है ना, सबको फंडामेंटल ड्यूटी याद होना चाहिए, ठीक है। कम से कम आर्टिकल आप जो है 1 से लेकर 50 तक पूरा अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है, कि कौन सा आर्टिकल में क्या है, बहुत काम का आता है ना। और उसमें भी डीपीएसपी का जो आर्टिकल है जो पार्ट में है ना, 48A 39 है, उसके अंदर भी अच्छा लक्ष्मीकांत में सब दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 एंड 3 होगा, तो जो इसका करेक्ट आंसर है ओनली 2 होगा, ठीक है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ। अगर लिखता कि इन्वायरमेंट के बारे में चर्चा किस में है, इन्वायरमेंट के बारे में चर्चा सब में होगा, चाहे फंडामेंटल राइट में, प्रियम्बल में, डीपीएसपी सब में, ठीक है ना। लेकिन एक्सप्लिसिटली रूप से देखोगे तो फंडामेंटल राइट्स में भी है, फंडामेंटल ड्यूटी में भी है, डीपीएसपी में। फंडामेंटल राइट में कहाँ है, आर्टिकल 21 जो हमारा राइट टू लाइफ है, उसमें राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट होगा ना, मतलब है ना, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा है 73। बोल रहे हैं व्हाट इज़ द प्राइमरी एम ऑफ द रिसेट प्रोग्राम, ठीक है, रिसेंटली लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो श्रम रोजगार मंत्रालय और हमारा जो युवा मंत्रालय ने एक प्रोग्राम लॉन्च करके आया, कार्यक्रम लेकर आया, रिसेट प्रोग्राम। रिसेट का नाम है रिटायर्ड, ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या करेंगे, एम्पावर करेंगे। कैसे, उनको हम कैरियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी देंगे, ठीक है। जैसे जो रिटायर स्पोर्ट्स एथलेटिक्स हैं, है ना, जो रिटायर हो चुके हैं, ठीक है, एक्टिव कंपटीशन तो वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ उनके पास कुछ स्किल है ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नया स्किल दे देंगे ताकि वो नए रोज़गार जो है वो कर पाए, ठीक है। ये प्रोग्राम जो है वो 20 से 50 साल के एथलेटिक्स के लिए है, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो रिटायर हो चुके हैं, और जो इंटरनेशनल या नेशनल मेडल जिनके पास है, और जो रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट इवेंट में पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, उनको एक प्रोत्साहन मिलेगा कि चलो भाई रिटायर हो गए, फिर भी हमको जॉब वॉब करने का अपॉर्चुनिटी सरकार दे रही है ना। इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन संस्था के द्वारा। इसको क्या किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के द्वारा, ठीक है।
क्लियर। तो 73 का क्या है दोस्तों, ये किसके लिए है, रिटायर्ड जो हमारा स्पोर्ट्स पर्सन है उसके एम्पावरमेंट के लिए, जॉब वॉब देने के लिए। तो एम्पावरिंग द रिटायर्ड एथलेटिक्स टू कंट्रीब्यूट टू अ स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर सेक्टर। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द नाइट्रोजन पोल्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग एस्टेट। नाइट्रोजन प्रदूषण के बारे में है। ठीक है, आपको पता है नाइट्रोजन गैस जो है हमारा, उसी के कारण फोटोकेमिकल स्मोक ये सब भी होता है, हमने पढ़ाया पहले। और ये आपका ग्रीन हाउस गैस भी है, इसको AQI जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसमें भी कवर करते हैं। सफ़र के अंदर भी जो प्रोग्राम है उसमें भी इसको कवर करते हैं। फिर नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है उसमें भी इसको कवर करते हैं, है ना। प्लस ये जो है तो पढ़ते हैं, बोले नाइट्रोजन ऑक्साइड इज ए पोटेंट ग्रीन हाउस गैस। ठीक, तो देखो नाइट्रोजन जो गैस होता है, ठीक है ना, वो दो होता है। एक होता है NOx और एक मतलब NO2 और एक होता है N2O। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस हमारा है। ये फॉसिल फ्यूल जलने से, फर्टिलाइज़र ये सब से जलने वलने से बनता है। ठीक है, और ये इन्वायरमेंट में जो है आपका बहुत लंबे समय तक रहता है, मतलब 100 साल से ऊपर रहता है एक बार बन गया, अगर निकल गया तो। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। जैसे मीथेन जो होता है वो आपका लगभग 12 साल तक रहता है। ठीक है, जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो आपका लगभग 100 साल तक रहता है। ठीक, और जो हमारा आपने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड, तो मैंने बताया भाई बहुत सदियों से वो चल रहा है। तो ये सारा चीज़ है। फिर बोल तो ये सही है पहला। दूसरा बोल एग्रीकल्चर रन ऑफ रिच इन नाइट्रोजन कंपाउंड लाइक नाइट्रेट्स लीड्स टू यूट्रोफिकेशन इन इकोसिस्टम। देखो प्लांट के लिए जो है नाइट्रोजन एक क्या है, नाइट्रेट ये सब यूजफुल चीज़ है। तो जब वो एक्वाटिक इकोसिस्टम में जाएगा तो अलगी वल्गी उसको ले लेगा, उसी से अलगी ब्लूम होता है, जिससे डेड जोन ये सब बनता है। ऑलरेडी हमने चर्चा किया है इसके बारे में, तो ये सही है। और एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर कैन रिजल्ट इन सॉइल एसिडिफिकेशन। दोस्तों अगर पानी में बहुत मतलब हम बहुत ज़्यादा यूज अगर करेंगे, मिट्टी में क्या यूज करेंगे, फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, तो फर्टिलाइजर में ना क्या अगर नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन क्या है दोस्तों, NO2 पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, नाइट्रिक एसिड बना देगा, नाइट्रिक एसिड। और यही नाइट्रिक एसिड मिट्टी में घुल जाएगा, उससे हमारा एसिड क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एसिड हो जाए, एसिडिटी हो जाएगा, अम्लीकरण हो जाएगा। तो ये भी सही है। तो कितने कथन सही हैं, सभी के सभी कथन सही है। तो ऑल 3 जो होगा वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ें, चलिए क्वेश्चन बोल रहा है 75, बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द एसिड रेन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एसिड रेन के अम्लीय वर्षा के बारे में। दोस्तों जनरली जो हमारा एसिड किस पानी को हम लोग बोलेंगे कि वो एसिड हो चुका है। देखिए नॉर्मल जो वर्षा होता है दोस्तों, उसका पीएच जो होता है वो 5.6 होता है। ठीक, लेकिन जब हमारा एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस होता है तो वो पानी के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, वो नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ये सारा चीज़ बनाता है, जिसके कारण जो पानी होता है उसका पीएच कम हो जाता है, क्योंकि एसिडिटी बढ़ जाता है। और उसका जब पीएच 4.2 से 4.4 होगा तो हम लोग बोलेंगे एसिड रेन है। ऐसे नॉर्मल पानी अगर आप देखोगे तो उसका पीएच जो होता है वो 5.6 होता है, मतलब थोड़ा सा एसिड उसमें रहता ही है। पीएच अगर 7 से ऊपर है तो वो बेसिक होता है क्षार, और पीएच अगर 7 से अगर कम है तो उसको हम लोग एसिड हम लोग बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं नॉर्मल जो रेन होता है उसका पीएच होता है 5 से 6.5 तक। ठीक है, एसिड रेन जो होता है उससे कम होता है, 5 से कम तक। ठीक, देखो बैटरी एसिड का 1 होता है पीएच, लेमन जूस का 2 होता है, विनेगर का 3 होता है, कोला का 4 होता है, दूध का अगर पीएच देखोगे तो 6.5 से 7 के बीच में होता है, डिस्टिल वाटर का 7 होता है, बेकिंग सोडा का 8 से ऊपर, अमोनिया का 11, ब्लीच का 12, लाई का 13 से 14। तो इस तरह से सी वाटर का आप देखो पीएच आपका 7.5 से 8.5 तक रहेगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो जितना पीएच ज़्यादा होगा उतना बेसिस क्षारता ज़्यादा होता है। ठीक है, क्षारीय ज़्यादा होता है, बेसिसिटी ज़्यादा होता है। जितना पीएच कम होगा उतना एसिडिटी ज़्यादा होता है। तो देखिए पहला बोल रहा है कि इट प्राइमरी ऑकर्स व्हेन वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर फॉर्म कार्बोनिक एसिड। ठीक है, बोला ये तब होता है जब हमारा वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने तो कार्बन डाइऑक्साइड का चर्चा किया ही नहीं, किसका चर्चा किया भाई, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी बहुत ख़राब एसिड है। ठीक है, मतलब बहुत बहुत पुअर एसिड है, तो उसके बढ़ने उड़ने से उतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए उससे नहीं होता ये। फिर बोल रहा है वन ऑफ द सिग्निफिकेंट सोर्सेस, तो पहला गलत है। तो ये वाला ऑप्शन चला गया, डायरेक्ट आपको उत्तर मिल चुका है 2 और 3, क्योंकि हमको पता करना है कौन सा सही है। एग्जाम में ऐसे ही बनाइए, अगर इस टाइप का स्टेटमेंट है ना 1 3 2 3 वाला, अगर ये वाला नहीं है, अगर इस टाइप का स्टेटमेंट हो तो आपको तो पूरा पढ़ना पड़ेगा कितने स्टेटमेंट सही हैं। लेकिन जब इस तरह का स्टेटमेंट हो तो तुरंत आप एलिमिनेशन टेक्निक से बनाइएगा, एलिमिनेट हो रहा है तो तुरंत बना के निकल जाइए। ये नहीं कि अगर हमको पता है कि भाई पहला गलत है तो 2 ऑप्शन छट गया, 3 ऑप्शन छट गया, तो हम डायरेक्ट मार के निकल जाएंगे आगे, हम पढ़ेंगे थोड़ी कि दूसरा तीसरा सही है या नहीं, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है कि पहला गलत है। ठीक है, इस तरह से एग्जाम में बनाइए, ये नहीं कि पूरा पढ़ रहा है। अभी आपको सिखाना है कॉन्सेप्ट को, इसीलिए हम पूरा स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। बोल रहा है वन ऑफ द सिग्निफिकेंट सोर्सेज ऑफ एसिड रेन इज द कंबशन ऑफ फ्यूल्स इन मोटर व्हीकल।
अम्लीय वर्षा का एक महत्वपूर्ण स्रोत ये है कि ईंधन का जलना वाहन में, तो वाहन में क्या रहता है दोस्तों, हाइड्रोकार्बन ये सब रहेगा, नाइट्रोजन ये सब रहेगा। तो वो जब जलेगा तो अपने साथ सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ये सब छोड़ेगा ना, ऑक्साइड, ठीक है। तो उसके कारण वही हमारा NO2 SO2 ये सब जाएगा एटमॉस्फेयर में, पानी के साथ रिएक्ट करके एसिडिटी बनाएगा। फिर बोला इट कैन रिजल्ट इन द लीचिंग ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सेल रिड्यूसिंग इट फर्टिलिटी। दोस्तों जब एसिड रेन जैसे पानी के थ्रू मिट्टी में जब जाएगा तो मिट्टी में भी तो बहुत सारा न्यूट्रिएंट है, तो वो क्या करेगा, ठीक है। तो कैल्शियम जो न्यूट्रिएंट है हमारा मिट्टी में, जो मैग्नीशियम है उसको वो दूर कर देगा, फेंक देगा, ठीक है, राइट। और मिट्टी जो होगा वो क्या हो जाएगा, उसमें पूरा जो है एसिडिटी भर जाएगा। फिर हम लोग मिट्टी को में एसिडिटी बहुत बढ़ गया, तो अब हम लोग उसको मिट्टी को ठीक करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी हो जाएगा तो खतरनाक है पेड़ पौधा के लिए। इसलिए हम लोग उसको मिट्टी को अल्कलाइन करते हैं। क्या करते हैं, अल्कलाइन, ठीक है, ठीक है। उस पर फिर हम लोग जिप्सम विप्सम यूज करते हैं। तो जो मिट्टी का अल्कलिनिटी मतलब क्षारीयता ज़्यादा होता है तो अम्ल वर्षा उसको ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि वो सह लेता है। जिस मिट्टी में क्षारता नहीं है, कैल्शियम मैग्नीशियम कम है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है, ठीक है, सिंपल। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और 3। तो आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन किया और ये हमारा क्लास नंबर जो है वो 16 था। तो इस तरह से हम लोग अभी तक जो है 275 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। हमारा टारगेट है कि प्रीलिम्स होते हो मतलब प्रीलिम्स के पहले तक हम लोग 3 से 4 हज़ार क्वेश्चंस को करने का, ताकि आपका पूरा सब्जेक्ट का अच्छे से रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए, ठीक है, कि कैसा आपको क्लास लग रहा है। कुछ अगर इंप्रूवमेंट चाहते हैं या कुछ आपका डिमांड है तो वो रखिए। बाकी मेरे तरफ से पूरा कंप्लीट सपोर्ट है। आपको प्रीलिम्स निकालने में 1% भी दिक्कत नहीं होगा, डाउट नहीं होगा। बस आप चैनल को अच्छे से फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो दोस्त आपको लग रहा है कि भाई उनको भी शेयर करना चाहिए तो उन दोस्तों को ज़रूर बताएं, क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब पे जो है क्वालिटी कंटेंट का बहुत ही ज़्यादा कमी है, ठीक है। सब लोग बस पैसा कमाने के चक्कर में उल जलूल चीज़ बेच रहा है, ठीक। जीरो IAC चैनल जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट दे रहा है, और आप एक सेलेक्टेड ऑफिसर के गाइडेंस में पढ़ रहे हो, जिसके आपको कोई भी एग्ज़ाम को निकालने में 1% भी डाउट दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो बस हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़िए, आगे बढ़िए और सपोर्ट करते हुए इस एग्ज़ाम को निकालिए, ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। जिनको PDF चाहिए वो इस ग्रुप के इस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, है ना। और लेने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है वीडियो के कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे आपको टेस्ट का PDF मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं। फिर कल हम लोग जो है 25 से 30 क्वेश्चन करेंगे और 300 क्वेश्चन तक हम लोग कर लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।